देखिए, पिछली दो कक्षाओं में हम लोगों ने क्या देखा था, फंडामेंटल राइट के तीन पार्ट देखे थे, है ना। एफ आर पार्ट वन, एफ आर पार्ट टू। हमने पहले कहा था कि ये चैप्टर जो है फंडामेंटल राइट वो काफी लंबा चैप्टर है, तो इसको जितना तोड़ के समझाएंगे वो तो थोड़ा ज्यादा लगेगा, है ना। तो हम लोगों ने पिछली कक्षा में कहाँ तक कर लिया था, पिछली कक्षा में आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 18 तक जितने भी 18 तक। हाँ, इस अनुच्छेद के जितने भी प्रावधान है, महत्वपूर्ण प्रावधान, उसके अखबार और उसके उदाहरणों के साथ हम लोगों ने क्या किया था, इसका अध्ययन किया था। क्लियर है। अब हम लोग क्या देखते हैं, 18 के बाद कौन सा आर्टिकल आता है, 19, है ना। 19 के बाद में एक और आर्टिकल जुड़ा होता है, कितना हमने बताया था ना कि स्वतंत्रता का अधिकार होता है, समानता का अधिकार है, फिर स्वतंत्रता का अधिकार है। जितने भी अधिकार हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक का एक खंडे है ना। ये कौन सा खंड होता है अनिता, यह खंड होता है स्वतंत्रता का अधिकार, है ना। तो देखते हैं, यानी कि 12 से 18 तक का जो आर्टिकल था हम लोगों ने पढ़ा है। अभी हम 19 to 22 के आसपास तक तो दूसरा प्रकार का जो मौलिक अधिकार है, जिसे हम लोग स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत शामिल करते हैं, उसका हम लोग क्या करेंगे, अभी अध्ययन करेंगे। अनुच्छेद 19 से 22 तक, ठीक। इसमें किसका अधिकार का चर्चा किया गया हुआ है, स्वतंत्रता का अधिकार, है ना। यानी राइट टू लिबर्टी। लिबर्टी का चप्पल आता है ना, वही चप्पल होगा स्वतंत्रता, है ना। स्वतंत्र मतलब पैर में चप्पल पानी है, स्वतंत्रता पूर्वक घूमते रहिए बिना किसी घबराहट के, सरसराहट, है ना। देखिए, आज हम लोग क्या करते हैं कि आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक के जितने भी प्रावधान है, उन प्रावधानों में क्या क्या कहा गया हुआ है, उन प्रावधानों का अपवाद क्या है, और उन प्रावधानों को कौन कौन से उदाहरणों के साथ अच्छे पूर्वक से समझा जा सकता है, उनकी चर्चा करते हैं, ठीक। सबसे पहले लिखो आर्टिकल 19, है ना। पढ़ी हो नीता, आर्टिकल 19 क्या कहता है, आवाज आ रहा है हमारा। हाँ, आर्टिकल 19 क्या कहता है, बताओ। आर्टिकल 19 में प्रेस की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता दिए हुए हैं। हाँ, तो आर्टिकल 19 में जो है वो भारतीय संविधान में 7 प्रकार की स्वतंत्रता की बात करता है ना। 7 प्रकार की स्वतंत्रता का बात करता है, स्वतंत्रता की बात करता है। इसका मतलब यह हुआ पल्लवी कि भारतीय संविधान ने भारत के प्रत्येक नागरिकों को 7 प्रकार का स्वतंत्रता दिया है, उपलब्ध करवाया है, यह संविधान कहता है। यानी इस स्वतंत्रता पर कानून के अलावा या आज संसद या विधानमंडल के अलावा किसी प्रकार से व्यक्तिगत प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। जैसे स्वतंत्रता हमको मिला हुआ है, अगर हमको असीमित स्वतंत्रता दे दी जाए तो हमको आदमी क्या होता है कि पागल हो जाएगा ना। किसी को ज्यादा पावर देगा तो वो अनसंग काम करता रहेगा। तो उसी को अंकुश लगाने के लिए सरकार, संविधान ने क्या किया है, कुछ अपवाद भी जोड़ा है। यानी अपवाद का मतलब होता है कि अगर आपकी शक्ति बहुत अधिक हो जाए उस पर अंकुश लगाना, है ना, या आपकी शक्ति कम हो जाए तो उसको क्या करवाना, बढ़ा देना। इसी को हम लोग अपवाद की श्रेणी में क्या करते हैं, मेंशन करते हैं, ठीक। देखिए, तो 7 प्रकार की स्वतंत्रता की बात करता है, उसमें सबसे पहला स्वतंत्रता क्या है, यानी अनुच्छेद 19(1), है ना। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, 1 2 3 ऐसे नहीं लिखना है, सबको क्या ना 2 3 4 यानी रोमन लिपि में हम सबको मेंशन करना होता है ना। वो अच्छा स्टैंडर्ड तरीका होता है, ठीक। देखिए, तो अनुच्छेद 19(1) जो है वह किसकी बात करता है, वह बात करता है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब देखिए, इसका मतलब समझिए आप लोग, भाषण का क्या मतलब हुआ पल्लवी, और अभिव्यक्ति का क्या मतलब हुआ। अगर दोनों एक ही शब्द होता, दोनों क्या होता, एक ही शब्द होता, तो संविधान भाषण को और अभिव्यक्ति को इस एवं से नहीं जोड़ता। जोड़ने का मतलब हुआ कि अब भाषण अलग है, अभिव्यक्ति अलग है, दोनों को एवं या और जोड़ने का काम करता है। तो अनुच्छेद 19(1) क्या कहता है, भारत के प्रत्येक नागरिक को भाषण देने का
अभिव्यक्ति का मतलब होता है अपना विचार व्यक्त करना। देखो यहाँ समझो, भाषण क्या होता है? भाषण का मतलब होता है जैसे कि कहीं ग्रुप है ना, ग्रुप में क्या करना, ग्रुप में बोलना, यानी सामूहिक रूप से बोलना। यूँ समझिए कि यह क्या होता है बाबू, सामूहिक रूप से बोलना, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, भाषण बोल देते हैं। ठीक। और अभिव्यक्ति का मतलब होता है व्यक्तिगत रूप से बोलना। क्या होता है? व्यक्तिगत रूप से बोलना। इसका मतलब क्या हुआ, देखो जैसे कि मान के चलिए कि हम व्यक्तिगत रूप पर्सनल है, अगर हमको कोई वस्तु पसंद है तो हम बोलते हैं ना कि देखो ना पल्लवी कि हमको पौधा लगा रखे हैं, बहुत सुंदर है। यानी हमने अपना विचार प्रकट किया पल्लवी के सामने या नीता के सामने, अगन के सामने, किसी और बच्चे के सामने, कि वो पौधा हमको क्या लगता है, बहुत अच्छा लगता है, मेरा खुद का विचार है। लेकिन भाषण जो होता क्या है कि भाषण 10-15 आदमी खड़े हुए हैं, वहां पर हम क्या करते हैं, वहां पर हम अपनी बात रखते हैं। दोनों का मतलब होता है क्या, बात रखना या किसी भी मुद्दे पर अपना विचार व्यक्त करना। लेकिन भाषण का हो जाता है क्या कि भाषण कहीं इकट्ठा होकर के ही लोग भाषण देता है। लेकिन अभिव्यक्ति यानी जो अपना विचार है वह घर में बरबरा रहे हैं, फोन पे बात कर रहे हैं, वो अभिव्यक्ति की श्रेणी में चला आता है। क्लियर है? तो अब यह जो हमको अधिकार है, यह हमारा मौलिक अधिकार है। यानी देखती हो ना कि जेएनयू में, दिल्ली विश्वविद्यालय में, पटना विश्वविद्यालय में या छात्र संघ होता है, महिला संघ होता है, श्रमिक संघ होता है ना। जिससे कि कोई लेबर आपके यहाँ कोई मजदूर काम किया, आप उसको टाइम पे पैसा नहीं देते तो 10 मजदूर घेरता है ना आपको, बोलता है मालिक हमको पैसा दिए तो फिर हम जाके केस करेंगे सरकार में या फिर आपके यहाँ धरना देंगे। यानी कि वो जो ग्रुप बना करके भाषण देता है, उसका जो ग्रुप का लीडर होता है ना, वो क्या करता है, उन सभी व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है और अपनी बात को रखता है उन बाकी के सदस्यों के परिप्रेक्ष्य में, के सापेक्ष में। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, भाषण बोलते हैं। ठीक। तो यह हमारा अधिकार दिया गया हुआ किसने, भारत के संविधान ने हमको यह अधिकार दिया हुआ। यहाँ तक समझ में आया सारे बच्चों को? मतलब दोनों मतलब ये समझो कि बोलना है ना, वो क्या है, बोलने का अधिकार सरकार ने दिया हुआ है। ठीक। अब आगे देखते हैं, आर्टिकल 2 है 19(2). समझ में आ रहा है पल्लवी? नहीं समझ में आएगा तो बोलिएगा, क्योंकि है एक ही वर्ड में, लिखवा करके चले जाएंगे तो फिर समझ नहीं पाइएगा आप लोग, है ना, इसलिए हम इसको ज्यादा अब हम लोग देखते हैं क्या कि आर्टिकल 19(2) पहला तो देख लिया हमने। अब आर्टिकल 92 देखते हैं। आर्टिकल 92 क्या कहता है, 19(2) क्या कहता है, शांतिपूर्ण। शांति, यहाँ किसी लड़की का नाम नहीं समझ कि शांति को लेकर के वहां इकट्ठा होना है। शांतिपूर्ण का मतलब होता है बिना किसी शोर शराबा के अपने काम को गति देना। ठीक। तो शांतिपूर्वक क्या, शांतिपूर्ण या फिर शांतिपूर्वक किसका करना, कि देखो स्वतंत्रता है तो शांतिपूर्वक क्या करना है हमको, शांतिपूर्वक और बिना हथियार के, हथियार या यहाँ पर आप लिखो सशस्त्र, हथियार और सशस्त्र का मतलब हुआ कि वही चाकू, भाला, बंदूक, संदूक जो सब होता है उनके बगैर आप क्या कर सकते हैं, एकत्रित हो सकते हैं, यानी इकट्ठा हो सकते हैं। इकट्ठा होने की स्वतंत्रता। देखिए अब आर्टिकल 92 क्या कहता है कि संविधान भारत के प्रत्येक नागरिकों को शांतिपूर्वक और बिना हथियार के इकट्ठा होने की क्या करता है, स्वतंत्रता देता है। इसी अनुच्छेद से हम ये समझिए कि जैसे हमारे यहाँ क्या लगता है, मेला लगता है ना जी, हम क्या करते हैं, शादी समारोह आयोजित करते हैं, है ना। जो मतलब जोड़ करके देखो, आपके आसपास में ही बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल मिल जाएंगे जो आपको आर्टिकल यानी अनुच्छेद 19(2) का क्या होता है, उदाहरण होता है। देखते हो जैसे कि हम बिना हथियार के इकट्ठा होना, इकट्ठा शादी में भी इकट्ठा होता है ना, जिज्ञेस में इकट्ठा होता है, तो बंदूक लेके बम लेके थोड़ी आता है। बिल्कुल शादी ब्याह किया, अपना लोग घर पे चला गया, फिर हमको कहीं मीटिंग करना है, दोस्त के साथ जाकर के कॉफी पीना है, चाय की दुकान पे बैठना है, जब घूमना फिरना है, ये सब हमको स्वतंत्रता कौन दिया हुआ है, हमको भारत का संविधान दिया हुआ है। अगर आप 5 दोस्त मिलकर के कहीं जा रहे हैं, पुलिस वाला अगर आपको रोकता है कि तुम क्यों जा रहे हो, तब अगर आप पढ़े लिखे तो उस पर विद्रोह कीजिए कि भाई हम क्यों नहीं जाए,
तुम होते कौन हो रोकने वाले, क्योंकि हमको संविधान ने क्या किया है, शांतिपूर्वक इकट्ठा होने का अधिकार दिया है, शांतिपूर्वक हमको आगे बढ़ेंगे घूमने का अधिकार दिया गया हुआ है। यानी हमारे घूमने से, हमारे बोलने से अगर भारत की एकता, भारत की स्वतंत्रता और भारत की अखंडता पर क्या प्रश्न चिन्ह लगे, तब सरकार हमको प्रतिबंधित कर सकती है। परंतु हम तो भाई शांतिपूर्वक जा रहे हैं, घूम रहे हैं। यही कारण होता है कि देखते हैं कि कहीं पर कुछ हुआ तो रेलवे के कर्मचारी हड़ताल कर दिया, बैंक के कर्मचारी हड़ताल कर दिया, उसके बाद नगर निगम वाला कर्मचारी हड़ताल कर दिया। तो बार बार जो हड़ताल होता नहीं, एसडब्ल्यू में आप पढ़िएगा, टॉपिक है हड़ताल और तालाबंदी, एक अधिनियम ही है। जब ये पढ़िएगा ना, हड़ताल या तालाबंदी, ये टॉपिक है। यह टॉपिक जो है यह जनरली आर्टिकल 19(2) से ही प्रेरित है। हम बार बार जो इकट्ठा होते हैं, उसके बाद क्या हम मीटिंग में देखते हो बंधु लोग थोड़ी इकट्ठा होते हैं। अभी जो किसान आंदोलन हो रहा था उसमें भी क्या हुआ कि वो भी आर्टिकल 92 से हमको शक्ति मिला हुआ है। बात समझ में आया? तो सारे चीज को समझिए। और एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, अपना दिमाग में सोचना। जहां हमको बंदूक लाठी भाला से नहीं इकट्ठा होना है, जैसे खेतों में श्रमिक बैठ करके मीटिंग कर रहा है, संगीत सुन रहा है, घूम फिर रहा है, नजारा देख रहा है ना, ये सब हमको क्या आता है, ये सब हमारे फंडामेंटल यानी मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। यहाँ तक समझ में आया सारे बच्चों को? अब देखो, अब आर्टिकल 19(3) यानी आर्टिकल 19(3) क्या कहता है, ये भी किसी से जुड़ा हुआ होगा, पल भी स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ होगा। तो आर्टिकल 93 हमको क्या कहता है, संघ या समूह बनाने की स्वतंत्रता देता है। समूह बनाने के क्या देता है बउआ सब? स्वतंत्रता देता है। इसका क्या मतलब हुआ? एग्जाम्पल बताओ तो पहले भी। संघ या समूह, समूह का मतलब क्या हुआ, जैसे अभी जीविका हम लोग पढ़ते हैं ना गांव में जी, जीविका भी एक समूह है। तो यह जीविका समूह जो है वह वास्तव में आर्टिकल 19(3) से क्या करता है, शक्ति लेता। देखो ऐसा नहीं है क्या कि संविधान के थ्रू जीविका का गठन किया गया, हम एग्जाम्पल बता रहे हैं आपको। बात समझ में आया कि जो हमारा यह जीविका समूह हो गया, ANM का समूह होता है, कोई भी आप ग्रुप बना लीजिए। जैसे कि होता है ना कि ये हर गांव में लोग ये खोल लेते हैं, कमेटी खोलते हैं ना जी, महिला लोग अलग कमेटी खोलता है, भाई लोग अलग कमेटी खोलता है, समूह बनाते हैं। वो सब समूह क्या होता है कि आर्टिकल 93 से शक्ति का अधिग्रहित करते हैं, है ना। तो हमको संविधान कहता है कि आप नागरिक हैं भारत के या विदेश के, तो आपको क्या होगा, स्वतंत्रता पूर्वक कहीं पर भी बिल्कुल किसी रोक टोक के संघ बना सकते हैं। संघ का मतलब हुआ कि आप देख कोई राजनीतिक पार्टी बनाइए, है ना। जैसे हम मेरे विचारधारा से 5-7 लोग प्रभावित हैं, उनको लेके हम पार्टी खोल दिए, माइक बंद कर लो, है ना। तो ये शक्ति हमको कौन देता है? चुनाव। तो चुनाव बोलते हैं भारतीय संविधान। तो याद रखना दिमाग में करके, अगर कल के आपसे पूछे बीपीएससी पीटी में प्रश्न कि चुनाव आयोग का या कोई भी संघ बनाने की शक्ति कहाँ से आता है, तो क्या लिखोगी? 19 तो होबे करेगा, लेकिन 19(3) क्लॉज दिया रहेगा कि हमको संघ बनाने का या समूह बनाने का हमको पावर मिला हुआ है। जो बीजेपी है, जदयू है, राजद है, जो भी पार्टी का नाम, वो सब क्या संघे न है जी। ग्रुप है। संघ मतलब क्या कि ग्रुप एक विचारधारा का ग्रुप होता है। जैसे बौद्ध संघ, उसके बाद जैन संघ, मुस्लिम सिख संघ, ये सब क्या है कि एक धर्म का यानी एक विचारधारा को लेकर के आगे बढ़ता है। उन्हीं को हम लोग क्या मेंशन कर देते हैं, धर्म, ये संघ मेंशन कर देते हैं। बात समझ में आया सारे बच्चों को? चलो अब आर्टिकल 19(4) में आते हैं, है ना। अच्छा, बोर्ड पहले से साफ दिख रहा है कि धुंधला दिख रहा है तुम लोगों को? ठीक दिख रहा है सर। पहले से काला काला दिख रहा है नहीं? ठीक है सर। अरे हम ये नहीं ना बोल रहे हैं कि दिक्कत है कि सही है, हम पूछ रहे हैं कि पहले से सही दिख रहा है कि धुंधला दिख रहा है। इसलिए नया बोर्ड लगवाया ना, देखो कि पहले यहाँ पर देखोगे कॉर्नर पे कि बोर्ड में प्लास्टर किया हुआ रहता था, है ना। यहाँ छोटका अलग बोर्ड था, वहाँ बड़का अलग बोर्ड, उसको हटा करके बड़ा सा बोर्ड कल लगवाए थे, कल नहीं परसों लगा है। देखिए इसलिए हमने पूछा है कि यह ठीक ठाक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आपको। देखो अब आर्टिकल 19(4) जो है वह क्या कहता है,
वह कहता है कि भारत के प्रत्येक नागरिकों को भारत में कहीं भी भ्रमण करने की स्वतंत्रता है, कहीं भी। लेकिन ध्यान रखिएगा, हम बार बार आपको एक शब्द का यूज करते हैं, अपवाद। अपवाद सब में है, अब हम सब का एग्जाम्पल आपको बताएंगे। जितना भी हम चीज बोले हैं ना, सब का हम आपको एग्जाम्पल बताते हैं। देखिए, तो आर्टिकल 19(4) कहता है कि आप भारत के नागरिक हैं और आप पर किसी प्रकार का न्यायिक या फिर कानूनी प्रतिबंध नहीं लगा हुआ है, तो आप क्या कर सकते हैं, भारत में कहीं भी घूम सकते हैं। जैसे वैष्णो देवी की यात्रा करने जाइए या फिर आपको कहीं घूमने जाइए, दक्षिण भारत घूमने जाइए। लेकिन ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर भारत सरकार या राज्य सरकार स्थानीय लोगों के हितों को ध्यान में रख करके आपके यात्रा पर या आपके भ्रमण पर क्या लगा सकता है, प्रतिबंध लगा सकता है। इसका उदाहरण समझते हैं। देखो, एक तरफ तो आर्टिकल 19(4) क्या कहता है कि आप भारत में कहीं भी घूम सकते हैं, भारत का जितना बड़ा क्षेत्रफल है, जहाँ जहाँ उसका अधिकार है वहाँ घूम सकते हैं। लेकिन फिर हमने क्या कहा कि अपवाद स्वरूप भी है, तो इसका बाद हम बता दें। तो नरकटियागंज वहाँ जाओगी ना, क्या नाम है, पश्चिम चंपारण में ना, तो वहाँ कुछ अनुसूचित क्षेत्र कर दिया है घोषित, जो आदिवासी को संरक्षित कर दिया है। झारखंड में जाओगी तो वहाँ आदिवासी को संरक्षित क्षेत्र है, और अरुणाचल में जाओगी तो वहाँ संरक्षित क्षेत्र है। यानी कहने का मतलब, अंडमान में जाओगी तो वहाँ तुमको नहीं जाने देता है, वहाँ बाहर के लोगों को, नागरिकों को जाने नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? क्योंकि वहाँ जो स्थानीय जनजाति लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, अगर हम लोग जाएंगे तो उनके जो जीवन है, पौराणिक जीवन है, वो क्या होगा, प्रभावित होगा। उसे और हो सकता है कि कल को उनका जीवन ही खत्म हो जाए, क्योंकि सबसे खतरनाक तो अभी हम लोग मानव प्रजाति है ना। तो सरकार क्या करता है, स्थानीय हितों को ध्यान में रख करके आपकी यात्रा पर या आपके घूमने पर प्रतिबंध लगा सकता है। इसको आगे हम अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक, तो हम लोग जो घूमते हैं, कहीं पढ़ने जाते हैं या कहीं मेला घूमने गए या कहीं राज्य घूमने गए, तो वो इसी आर्टिकल 19(4) से क्या होता है, शक्ति प्राप्त करता है। बात समझ में आया? अब देखिए, अब आर्टिकल 19(4) हो गया, आर्टिकल 19(5) देखते हैं ना। आर्टिकल 19(5) है ना। अब ध्यान रखना, जैसे 1 2 3 4 5 लिखे हैं ना, इसको किसी किसी किताब में हिंदी में क ख ग घ अंग च छ ये सब लिखा रहता है। तो या तो आप अंग्रेजी में जब मेंस में पूछेगा ना आपसे आंसर लिखने के लिए, तो या तो आप ऐसे लिखिएगा या फिर क ख अंग्रेजी वाला लिख दीजिएगा, है ना। ठीक, देखिए, आर्टिकल 19(5) हम देखते हैं कि आर्टिकल 19(5) क्या कहता है। देखिए, आर्टिकल 19(5) हम आपको कहता है कि भारत में, है ना, भारत के किसी भी स्थान पर पहले तो आप घूमने गए और आपका कोई जगह अच्छा लग गया, मन कर गया कि हम यहाँ बसे, तो संविधान कहता है कि भारत के किसी भी स्थान पर आप अपना निवास बना सकते हैं, आप वहाँ बस सकते हैं। ठीक, तो यह लिख लीजिए, यह किसकी बात करता है, यह भारत में कहीं भी बसने की बात करता है। भारत में कहीं भी बसने की स्वतंत्रता। ठीक, जैसे हम मान के चलो कि हम बिहार से चले आए दिल्ली, हमको दिल्ली पसंद आ गया, तो हम क्या कर सकते हैं, दिल्ली में अगर पैसा है तो जमीन लेके रेंट पे हम रह सकते हैं, घर बना सकते हैं। वो हमको सरकार स्वतंत्रता प्रदान किया गया हुआ है। सरकार नहीं, संविधान ने हमको स्वतंत्रता दिया हुआ है। लेकिन इसके भी कुछ अपवाद है। अपवाद मतलब हुआ क्या कि भारत के किसी भी अनुसूचित क्षेत्र में जिसको कि भारत सरकार ने प्रतिबंधित किया हुआ है, उस क्षेत्र में आप बस नहीं सकते हैं। जैसे कश्मीर में पहले क्या था कि भारत के कोई भी लोग कश्मीर में जमीन नहीं ले सकता है, कश्मीर का निवास प्रमाण पत्र नहीं ले सकता है। समझ में। लेकिन जब 370 आया मोदी सरकार ने, तो अब क्या किया कि वहां पर कोई भी व्यक्ति जो 10 साल से ज्यादा या 15 साल से ज्यादा रह रहे हैं, वहां पर वो क्या कर सकते हैं, अपना जमीन खरीद सकते हैं, है ना। तो अब क्या किया कि अब हम कहीं भी बस रहे लोग, जैसे कि सरकार खोल रहा है हर जगह के द्वार वगैरह, लेकिन अभी भी हम अंडमान में जाकर के घर नहीं बना सकते, जमीन नहीं खरीद सकते हैं। अभी भी हम ईस्ट इंडिया में नहीं जा सकते हैं, जैसे कि अरुणाचल हो गया, मिजोरम हो गया, आदिवासी क्षेत्र में नहीं बस सकते हैं। बिहार का कोई भी राज्य का निवासी झारखंड में जमीन नहीं खरीद सकता है,
खास करके जो भी आदिवासी क्षेत्र वहां नहीं खरीद सकता है। बात समझ में आया? ठीक, तो ये हमारा हुआ भारत में कहीं भी बसने की स्वतंत्रता, है ना। अब देखिए हमने 7 प्रकार की स्वतंत्रता की बात किया था। आर्टिकल 19(6) जो था, है ना, 6वां आर्टिकल जो था, यह जुड़ा हुआ था संपत्ति के अधिकार से, है ना, संपत्ति के अधिकार से। मैंने पहले बताया था ना कि संपत्ति के अधिकार को क्या किया गया है, 44वें संविधान संशोधन से हटा करके कहाँ डाल दिया गया हुआ है, कानूनी अधिकार के रूप में। यानी यह अधिकार क्या कर दिया गया हुआ है, हटा दिया गया। इसको पॉलिटिकल भाषा में बोलते हैं निर्सित। निर्सित, निर्सित का मतलब होता है इसको एक जगह से कहीं हटा करके दूसरे जगह हस्तांतरित कर देना। ठीक, एक और शब्द होता है विलोपित, है ना, ध्यान रखिएगा। विलोपित इसका मतलब हुआ उस अनुच्छेद को क्या करना, खत्म कर देना। लोग समझ लेना, है ना। निश्चित का क्या मतलब हुआ समझ गए, विलोपित का क्या मतलब हुआ समझ गया। तो आर्टिकल 6 जो था 19(6) संपत्ति के अधिकार से था, तो उसको कहानी बताई कि प्रस्तावना वाले में, फंडामेंटल राइट वाले में उसको हटा दिया गया था। ठीक, अब देखिए अब हमारे पास कौन सा स्वतंत्रता बचता है, आर्टिकल 19(7), है ना। 7 का मतलब हो गया 4, वही होगा। अब देखिए आर्टिकल 19(7) हमको क्या कहता है, अब देखो, अब सोचो जरा कि संविधान कितना बढ़िया काम किया। अब एक से उठाओ, 19(1), 2, 3, 4 उठाओ। यानी आर्टिकल 19(1) क्या कहता है कि हम पहले भाषण देंगे, अपनी बात को रखेंगे। आर्टिकल 19(2) क्या कहता है कि जब हम भाषण देते हैं, अपनी बात को रखती है, तो हम कहीं भी शांतिपूर्वक बिना किसी हथियार के इकट्ठा हो सकते हैं। फिर तीसरा पार्ट में क्या कहता है कि जब हम इकट्ठा हो गए तो हम क्या करेंगे, अब संघ बनाएंगे या समूह बनाएंगे। फिर जब समूह हमने बना लिया तो चौथा में क्या कहता है कि अब हम भारत में समूह बना करके घूमेंगे, ग्रुप बना करके। क्या दोस्त सब नहीं घूमता है, पार्टी पिकनिक में जाता है घूमने के लिए, वही समूह बना करके घूमेंगे। अब जब हम घूमेंगे तो हम कहीं घूमने के, तो हमको कहीं जगह अच्छा लगेगा या तो हम वहां पर बस सकते हैं, है ना। ये हमारा क्या कहता है, आर्टिकल 19(5) कहता है। फिर आर्टिकल 19(6) क्या कहा कि जब हम कहीं बस गए तो वहाँ संपत्ति खरीदेंगे ना जी, तो हमने संपत्ति भी खरीद लिया, लेकिन इसको तो सरकार ने विलोपित कर लिया। अब जब हम संपत्ति खरीद लिए तो संपत्ति को क्या करेंगे, हम बढ़ाएंगे, या फिर हम जब वहाँ बसे तो हम अपना रोजी रोटी करेंगे कि नहीं करेंगे। तो वही है आर्टिकल 19(7) कहता है कि भारत में कोई भी पेशा करने का अधिकार, भारत में कोई भी पेशा या रोजगार करने का अधिकार, रोजगार करने का अधिकार, यह सब किस अधिकार के अंतर्गत आता है, पहले भी ये सारा का सारा स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। यहाँ तक समझ में आ गया। यानी कि हम 7वां में क्या कहते हैं कि हम भारत के नागरिक हैं, तो हम कोई भी व्यापार कर सकते हैं। जैसे ऐसा थोड़ी है, ऐसा तो नहीं ना लिखा है कि भाई किसी के पास कपड़ा का दुकान तो उसका पूरा परिवार कपड़ा का दुकान ही करेगा। वो स्वेच्छा से कपड़ा का ही दुकान करता है, क्योंकि उसके पापा दादा सब उसी में घने बसे हुए हैं। तो बहुत सारे बच्चे होते हैं कि जो कपड़ा का दुकान करता है, बाद में कल को फैक्ट्री खोल लेता है या कोई बुरा का कारोबार शुरू कर देता है। मतलब कहने का यह हुआ कि आपको आजादी है कि आप अपने आर्थिक कल्याण के लिए आर्थिक किसी भी प्रकार के आर्थिक व्यवसाय को, आर्थिक क्रियाकलाप को या आर्थिक पेशा को अपना सकते हैं। उससे भाई जितना पेशा चेंज कीजिएगा तो देशे को ना प्रॉफिट होगा जी। आई बात समझ में। ये हमारा क्या हुआ, आर्टिकल 19(1) से लेकर के आर्टिकल 19(7), यानी ये सब किसका अधिकार का बात करता है, स्वतंत्रता के अधिकार की बात करता है। ये आर्टिकल 19 में ही बात करता है। ठीक, अब देखिए अब इसमें क्या है कि कुछ पॉइंट के साथ तो मैंने कुछ अपवाद बताया था। अब क्या होता है, इसके कुछ अपवाद पर हम चर्चा कर लेते हैं, समझे। स्पेशली सारे मुद्दों को क्या करते हैं देखते हैं। यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन है तो बताओ, या कुछ पूछना हो तो बताओ आप लोग। एक बात बताओ, तो गांव में जो महिलाएं शिव चर्चा में भाग लेती हैं ना जी, जी तो
हाँ, तो बताओ तो कौन आर्टिकल में हो कि 19 के 3 में सर। हाँ, बहुत बढ़िया। विश्व है ना, हाँ इसलिए। हाँ, very good। अच्छा, पल्लवी कहीं पटना गई घूमने, इसको लगा कि नहीं, मतलब पान के दुकान खोलने में बहुत पैसा है, पल्लवी पान का दुकान खोल, यह कौन से आर्टिकल में आएगा? 7 में। हाँ, सही। अब कहेगी सर हम तो पानी का दुकान खुलवा दिए हैं, बताइए कोई बढ़िया रोजगार नहीं मिल रहा है, क्या है? देखो, अब हम क्या करते हैं, अब देखो समझो, थोड़ा सा है ना, हम पहले भी कहे थे कि पढ़ाने का तो हम मुश्किल से ये 2 घंटे में पूरा का पूरा फंडामेंटल खत्म हो जाएगा, समझ नहीं पाओगे, है ना? एक एक चीज को समझी हो ना, एक एक चीज को समझो, एक पॉइंट को, ये हमारे नित्य दैनिक जीवन में बहुत ज्यादा उपयोगी होता है। अब देखो, अब हम अपवाद को देखते हैं। अपवाद का मतलब हुआ क्या कि ठीक है, भारतीय संविधान ने हमको 7 प्रकार का अनुच्छेद 19 के तहत स्वतंत्रता दिया है। अब तो खैर 6 ही प्रकार का रहा ना, चूंकि ये तो हट गया ना, 1906 तो हट गया है, तो कितना बचा? 6 प्रकार का अधिकार बचा हमारे पास में, संपत्ति का अधिकार तो हटा दिया गया था। यानी भारतीय संविधान, यानी हम लोग नागरिक जो भारत के हैं, अभी भी 6 प्रकार के मौलिक स्वतंत्रता के अधिकार का उपयोग करते हैं। क्या समझ में आया? लेकिन अब इस अधिकार के साथ में क्या जुड़ा हुआ है? कुछ अपवाद जुड़े हुए हैं। अपवाद का मतलब होता है क्या कि ठीक है, आप हमको, अपवाद का मतलब समझ में आता है पल्लवी? प्रतिबंध। हाँ, प्रतिबंध, है ना? कुछ और एग्जाम्पल के साथ बताओ तो। मतलब कुछ जो करना चाहे लेकिन कर नहीं सकते हैं, उस पे पाबंदी लगा दिया गया हो। बहुत दिमाग लगाती हो, है ना? उसी को बोलते हैं अपवाद। देखो, अब देखो, सारा चीज हम समझते हैं। हमने आर्टिकल 91 पढ़ा ना बाबू, सारे अच्छे से। हमने आर्टिकल 91 क्या पढ़ा कि आर्टिकल 91 कहता है कि हमको खूब भाषण देना का ही व्यक्ति का अधिकार है, यानी संविधान अधिकार देता है। लेकिन अपवाद है कि आप कभी भी अप्रिय भाषा का यूज सार्वजनिक रूप में नहीं करेंगे, और ऐसी कोई भी वाणी का प्रयोग नहीं करेंगे जिससे हमारे भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, बंधुत्व, यानी प्रस्तावना में दिए गए आदर्शों और महत्व का क्या हो, अतिक्रमण हो, या महत्व को क्या हो, गड़बड़ हो। माइक बंद कर दो बाबू, है ना? अब देखिए कि हमको स्वतंत्रता मिल गया, तो अब हम क्या करेंगे? हम जाकर के ऐसा पटना हाई कोर्ट में चले गए, जज के खिलाफ कुछ बोल दें, यानी जो संवैधानिक पद है, हम उस संवैधानिक पद का या पद के लिए किसी भी प्रकार का अप्रिय शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। इसीलिए कोर्ट में कहीं हम गए तो कोर्ट में अगर कोई गलत वर्ड का यूज कर देते हैं, हम पर मानहानि का केस लगा जाता है। राष्ट्रपति का पद संवैधानिक पद है, उनके बीच में कुछ अगर हम गलत वर्ड बोल देते हैं तो हम पर केस हो जाता है, मानहानि का केस होता है। राज्यपाल का पद, हाँ, मुख्यमंत्री को तुम बोलो, उसमें लोग पेपर में भी बोलता है, लेकिन राज्यपाल के विषय में तुम नहीं बोल सकते हो। क्यों नहीं बोल सकते हो नीता? क्योंकि राज्यपाल का पद क्या है? संवैधानिक पद, अनुच्छेद में दिया गया। तो आगे पढ़ेंगे तो उसमें चर्चा करेंगे। तो किसी भी प्रकार के संवैधानिक पदों के विरुद्ध हम अपनी अभिव्यक्ति का यूज नहीं कर सकते हैं, अप्रिय यूज नहीं कर सकते हैं भाषाओं का। बात समझ में आया? तो ये पहला अनुच्छेद 1 के साथ में, ये पहला हमारा क्या हो गया? अपवाद हो गया। ठीक, अब देखिए दूसरा अनुच्छेद क्या कहता है। दूसरा अनुच्छेद क्या था? दूसरा अनुच्छेद था ना हमको कि हमको शांतिपूर्वक इकट्ठा होना है और क्या करना है, बिना किसी सशस्त्र के हमको इकट्ठा हो जाना। बात समझ में आया? लेकिन अब ध्यान रखिएगा कि अगर आपके शांतिपूर्वक इकट्ठा होने से दूसरे व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन होता है या दूसरे व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता है, तो आप पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। जैसे देखिए, हमको बोला कि इकट्ठा होने का अधिकार है, तो ठीक है, कभी नेता उसके 5-7 दोस्त मिले, इनका मूड बन गया क्या कि हम जाते हैं बेतिया के चौराहा पर, बैठ करके क्या करेंगे, जहाँ ट्रैफिक पर वहीं पर लंबा लंबी बैठ जाएंगे, अब फोटो खिंचाएंगे, सेल्फी खिंचाएंगे। आजकल तो सेल्फी का ट्रेंड चल रहा है मार्केट में, है ना नेता? तो वहाँ क्या कीजिएगा, अब आप बोलिएगा आप वहाँ बैठ गए, तो आपके बैठने से ट्रैफिक तो बाधित हो गया ना जी।
आपको पुलिस पकड़ने आया तो आप बोलिएगा कि सर हम तो अपने संविधान में दिए गए अनुच्छेद 1 के तहत जो उसका 2 बंद है, जो स्वतंत्रता का अधिकार है, उसका हम यूज कर रहे थे, है ना। तो ऐसे में क्या होगा कि आप गलत नहीं हैं, लेकिन आपकी स्वतंत्रता के यूज से अगला व्यक्ति जो उसको भी तो घूमने का अधिकार, तो उसकी मौलिक अधिकार का तो आपने हनन किया। इसी को द्वंद्व अपवाद बोलते हैं कि आप क्या कीजिएगा, फिर आप पर कानूनी कार्रवाई की करेगी सरकार, या राज्य सरकार करेगी, या केंद्र सरकार करेगी, या पुलिस करेगी, है ना। तो अगर आपके शांतिपूर्वक इकट्ठा होने से भी किसी दूसरे व्यक्ति के मौलिक अधिकार का या राज्य की संपत्ति का हनन होता है या क्षति होता है, तब आप पर दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। तो फिर लेडी कांस्टेबल को बुलाएगा, मारेगा सबको डंडा फेंट के, नहीं नीता अपने भागेगा दौड़ दौड़ के सब। ठीक, तो ये हो गया अनुच्छेद 2 का। अच्छा, अनुच्छेद 19(3) में हमने क्या कहा है बताओ तो। अनुच्छेद 19(3) में हमने क्या कहा था कि संघ या समूह बनाने की स्वतंत्रता। तो हम आप कहिएगा कि भारत संविधान जो है हमारा, वो तो हमको बोलता है कि राजनीतिक पार्टियां बनाइए, है ना, या फिर कोई भी संघ समूह बनाइए। तो क्या आतंकवादी समूह बना लीजिएगा आप, चोर का समूह बना लीजिएगा, डकैत का समूह बना लीजिएगा? नहीं बना सकते हैं। क्यों नहीं बना सकते हैं? क्योंकि इस प्रकार के समूह से समाज का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक नुकसान होता है, और साथ ही देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता का क्या होता है, पल्लवी, क्षति होता है, हनन होता है ना। कभी सुनी हो गुंडा का गैंग होता है, डाकुओं का गैंग होता है। गैंग तो सर बना लिया सब लोगों ने, लेकिन गैंग बनाने के बाद में वो क्या होता है, वो किसी लक्षित उद्देश्य के पीछे भागता, लक्षित उद्देश्य के पीछे काम करता है। तो उस पर क्या होता है, कानून जो है या सरकार जो है वो दंडात्मक कार्यवाही करती है। इतना तक सारे बच्चों को समझ में आ गया। अपवाद में क्या है? अच्छा, चौथा में क्या हमने बताया बताओ तो। चौथा में हमने बताया था आप लोगों को कि भारत में कहीं भी घूमने का क्या है, स्वतंत्रता है। ठीक, ठीक है, सर संविधान ने कहा है तो हम घूमेंगे, लेकिन ध्यान रहे अगर आपके घूमने से, आपके कहीं राज्य कहीं दूसरी जगह घूमने से वहां अराजकता फैलती है या वहां सामाजिक वैमनस्य फैलता है, तो आपके यात्रा पर सरकार क्या कर सकती है, सरकार प्रतिबंध लगाए। आर्टिकल 19(4) क्या कहा हम लोगों को कि हमको कहीं भी घूमने का या भ्रमण करने का अधिकार है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं कि सरकार हमको या राज्य हमको उस स्थिति प्रतिबंध लगा सकता है कि जब हम कहीं घूमे और वहाँ के स्थानीय लोगों को हमारे भ्रमण करने से तकलीफ हो या किसी प्रकार का वैमनस्य फैले, तो हमको हमारी यात्रा करने पर सरकार क्या कर सकती है, प्रतिबंध लगा सकती है। जैसे देखिए इसका एग्जाम्पल समझिए, वैश्या है ना, वैश्या बोलते हैं ना, वैश्या है ना, वैश्या के वैश्या के घूमने पर लगा प्रतिबंध। यहाँ पर ध्यान दीजिए आप लोग कि यह समाज में एक ऐसा शब्द है जिसको कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति हे दृष्टि से देखता है। देखिएगा ना, इसका एक अलग मोहल्ला होता है, जो शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र हो ना, इस समुदाय की जो महिलाएं होती हैं या जो पुरुष वर्ग होते हैं, उनका एक अलग सा कॉलोनी बना दिया जाता है, बसा दिया जाता है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा कि अगर यह वैश्या, कोई भी वैश्या हो, अगर यह वैश्या किसी ऐसे सोसाइटी में आवास ले रेंट पे, ठीक, रेंट पे उनको मिल गया, लेकिन वो सोसाइटी में भी वो वही काम करना शुरू कर दे जो वो पहले करती थी, तो जो नया सोसाइटी है ना, वहाँ के आसपास के बच्चों पर खराब प्रभाव पड़ेगा, आसपास की महिलाओं पर भी खराब प्रभाव पड़ेगा, पुरुषों पर खराब प्रभाव पड़ेगा। यानी यूं कहें कि इनके एक अकेले वहाँ घूमने मात्र से या बसने मात्र से वो पूरी सोसाइटी खराब होने का डर रहता है, भय रहता है। तो सरकार क्या करेगी, इसके घूमने पर क्या करेगा, प्रतिबंध लगा सकता है, या इसके वहां बसने पर प्रतिबंध लगा सकता है। ठीक, देखो उसके बाद देखो कि राजनेता, बहुत नेता सब ऐसा होता है ना कि जिसको पता रहता है सरकार को कि नेता वहां जाएगा तो जाति पाति वाला बात करेगा, तो वहां हो सकता है हिंसा भड़क जाए। तो सरकार क्या करती है, राजनेता को बोलेगा क्या कि तुम 2 साल वहां जेबे नहीं करोगे, 2 महीने वहां जेबे नहीं करोगे। वहां तुम जैसे ही जाओगे तो वहां जाने के बाद में लोगों में क्या हो जाएगा, विद्रोह भड़क जाएगा। अच्छा देखिए हो ना, अभी कोविड के समय में एक को विधायक नेता सुनी हो कि मारा है बिहार का,
दक्षिण भारत का मरा है, बिहार के वो विधायक जो है सांसद नहीं मरा है ना। लेकिन अभी बाढ़ आया हुआ है बिहार में हर जगह, लेकिन कोई भी जो स्थानीय विधानसभा क्षेत्र के विधायक लोग वहाँ नहीं जा रहा है मदद करने के लिए, मुखिया से मदद करने के लिए नहीं जा रहा है। एक आध गो विवाद होगा तो अगर पता होगा विधायक को कि भाई जब बाढ़ सूखेगा, लोग आजकल सोशल मीडिया का समय है, जब हम अगली बार वहां पर जाएंगे तो हमको धुतकारेगा, चाहे हमको मारेगा, मारपीट करेगा। तो ये चीजें सरकार, देखो सरकार का जो गुप्तचर विभाग होता है ना, वो सारा मैसेज सरकार के पास पहुंच जाता है कि किसके जान को खतरा है, कि वहां जाएगा तो क्या उसको दिक्कत होगा। तो अगली बार में जब वो वोट मांगने जाएगा या किसी काम से वहां जाएगा तो स्थानीय जनता इस विधायक को, नेता को क्या करेगा, खहेटेगा। तो इसको पता होगा कि राजनेता अगर दूसरी जगह जाएगा तो वहां पर विद्रोह होगा, तो इस पर क्या करेगा, इसके यात्रा पर, घूमने पर रोक लगा देगा। ठीक, देखिए फिर जैसे कोई खूंखार अपराधी है ना, मान लेते हैं यह खूंखार अपराधी कोर्ट से बेल लेकर के बाहर निकला है और पता है कि बिल्कुल मतलब डेथ टाइप का है, किसी बच्चा को दिया, चाहे महिला को, किसी को घूम के मार देता है। खूंखार है लेकिन बेल इसको मिल गया हुआ है। सरकार को लग रहा है कि यह बाहर जाएगा तो अराजकता फैलेगा, तो इसके क्या करेगा, इसको, इस अपराधी को अलग घूमने पर प्रतिबंध लगा देगा और बोलेगा कि तुम जिस थाने में इसका घर होगा ना, स्थानीय पता, बोलेगा तुम रोज हमारे यहाँ हाजिर सुबह शाम लगाओ थाने में, ताकि पता रहे कि यह अपराधी हमारे यहीं पर है, दूसरी जगह नहीं गया हुआ। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे जो आर्टिकल 19(4) पर क्या करता है, प्रतिबंध लगाता है। अब बात समझ में आया? यानी अब यहाँ पर वैसे नहीं बोल सकती कि हाँ हमको संविधान अधिकार, भाई वो तो नागरिक है भारत का ना, वो नहीं बोल सकती कि हमको घूमने का अधिकार, तो हमको घूमने दीजिए। राजनेता नहीं बोल सकता है कि हमको घूमने दो, ये नहीं बोल सकता घूमने दो, क्योंकि सरकार को पता है कि तीनों या कोई और समूह होगा, जाएगा तो वहाँ गड़बड़ मामला बनाएगा तो राजनेता फैलेगा। ठीक, तो इस पर क्या कर सकता है सरकार, प्रतिबंध लगा सकता है। बात समझ में आया? अब देखिए पांचवा क्या लिखा है पल्लवी, पांचवा लिखा है कि कहीं पर बसने का अधिकार। बात समझ में आया? तो जो ऐसे घूमेगा वैसे ही एग्जाम्पल बसने का, कि अगर सोचो कि ये तीनों लोग वहाँ कहीं बस जाए, या कुछ और एग्जाम्पल हो कि जो जिसके बसने से वहाँ की आबादी को खतरा हो, सरकार क्या करेगी, उनके भ्रमण करने पर या बसने पर प्रतिबंध लगा देगी। चीज को समझ में आया सारे बच्चों को? जैसे अंडमान में, उसके बाद की लक्षद्वीप में जो आदिवासी क्षेत्र है, जनजीवन है, सरकार को पता है कि मानव हम लोग जाएंगे वहां पर तो वहां के आदिवासी को हम क्या करेंगे, प्रभावित करेंगे, अपना उसका कल्चर समाप्त हो जाएगा, वो विलुप्त हो जाएगा। तो सरकार ने क्या किया है कि अंडमान में किसी को जाने ही नहीं देता है, प्रतिबंधित कर दिया है। यानी क्या कि आप बसिए, लेकिन जो प्रतिबंधित क्षेत्र है वहां पर आपको बसने की आजादी नहीं मिलेगी, है ना। जैसे कोई घूमने का अधिकार है, तो हमने पहले कल भी चर्चा किया था कि ठीक है घर को घूमने का अधिकार है, लेकिन क्या हम किसी आर्मी के कैंट में जा सकते हैं घूमने? नहीं जा सकते हैं। किसी सरकार के रिसर्च सेंटर में जा सकते हैं घूमने के लिए? नहीं जा सकते हैं, है ना। कोई पैरामिलिट्री फोर्स का हेडक्वार्टर है, वहाँ जा सकते हैं घूमने? नहीं जा सकते हैं। सीधे मुख्यमंत्री से मिल सकते हैं, डायरेक्ट नहीं मिल सकते हैं। तो सब पर क्या लगाया गया, प्रतिबंध या प्रतिबंध लगाया गया होगा। बात समझ में आ रहा है? आर्टिकल 91 है ना। अच्छा, आर्टिकल 91 जो था ना स्वतंत्रता अभिभाषण का, तो जो प्रेस होता है या पत्र होता है ना अखबार वाला, वो इसी से शक्ति लेता है। यहाँ ध्यान रखिएगा आप लोग, आर्टिकल 91 जो पहले बताए थे ना अभी, तो प्रेस की जो स्वतंत्रता है, वो प्रेस की स्वतंत्रता पेपर बहुत बार पूछा है यूपीएससी के पीटी में। तो प्रेस की स्वतंत्रता जो है वो अनुच्छेद 19(1) से क्या करता है नीता, शक्ति प्राप्त करता है, पावर लेता है। बात समझ में आया सारे बच्चों को, है ना। चलो ये बात समझ लेना, बाकी बुक्स में भी है तो हम। अच्छा, ये समझ में आ रहा है ना, पूरा का पूरा क्राइटेरिया जो है बता रहे हैं सो। जी सर। पल्लवी समझ में आयल कि ना? जी सर। कम की ज्यादा कि मीडियम? अच्छा से समझ में आया, ना कम ना ज्यादा। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब मीडियम में है ना। अच्छा, आप स्कूटी चलाती हैं ना, तो बताओ तो स्कूटी चलाना इसमें से कौन सा अधिकार होगा? कौन सा अधिकार? हाँ, जैसे 19(1) से लेकर के 7 तक पता है ना जी, कौन सा अधिकार होगा स्कूटी चलाने? मतलब घूमने का हो गया, 19(4) हो जाएगा। तो पैदल तो घूम सकती है, स्कूटी से क्या घूमोगी भाई? तो घूमना है पैदल घूमो, स्कूटी का क्या मतलब? पति का अधिकार।
किसका? संपत्ति का। संपत्ति का अधिकार को गायब कर दिया है यहाँ से, उसको कहीं बाहर फेंक दिया है, दूसरे अनुच्छेद में फेंक दिया हुआ है। तो कौन सा होगा फिर? दिमाग लगाइए थोड़ा सा, है ना। इसका जवाब हमको आप लोग कल दीजिएगा, सारे बच्चे लोग, है ना, कि मोटरसाइकिल चलाना, स्कूटी चलाना, कार चलाना या जहाज चलाना, यह इसमें से कौन सा अधिकार है? बात समझ में आया? तो सोचना, अभी और पढ़ाएंगे, क्लियर होगा तो समझ में आपको आएगा। ठीक, देखो अनुच्छेद 19 खत्म हो गया है, बहुत लंबा आर्टिकल सब है ना, ये माथा पर जाता है बोलते बोलते। चलो अब अनुच्छेद हम लोग देखते हैं 20। ये अनुच्छेद को शॉर्ट में लिखते हैं अ है ना। चलो अनुच्छेद 20 हमको क्या कहता है? अनुच्छेद 20 कहता है अपराधों के लिए दोष सिद्धि का अधिकार। लिखते रहो आप लोग, है ना। अपराधों के लिए दोष सिद्धि का अधिकार। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, इसका यह मतलब हुआ कि पढ़ो फिर से, कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि का अधिकार, यानी हम तब तक अपराध के लिए दोषी करार हम तब तक उस अपराध के लिए अर्हता नहीं प्राप्त कर पाएंगे या अर्हत नहीं होंगे जब तक कि हमको अदालत के द्वारा दोषी करार नहीं दिया जाता है। बात समझ में आया? यानी न्यायालय द्वारा दोषी व्यक्ति को ही क्या किया जा सकता है? सजा दिया जा सकता है, ट्रायल में सजा नहीं होगी। ठीक, पहला इसका ये हो गया मतलब क्लॉज। दूसरा क्लॉज हो गया कि किसी भी व्यक्ति को, देखो किसी भी व्यक्ति को, कोई भी आदमी हो ABCD, किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं होगा। अगला क्लॉज कि किसी भी व्यक्ति को न्यायालय या फिर कानून जबरदस्ती उसके खिलाफ, स्वयं के खिलाफ अपराध को स्वीकार करने के लिए नहीं उकसा सकता। जैसे मान लो कि हमको पुलिस पकड़ लिया, हम कोई अपराध करवे नहीं किए हैं, हमको मतलब थाने में क्या किया गया, बहुत टॉर्चर किया गया कि तुम स्वीकार करो कि तुमने वहाँ चोरी किया था। हम बोलेंगे सर हमको करवे नहीं किए हैं, तो पुलिस वाला को बहुत टॉर्चर किया मेंटली, उसके बाद की डंडा से जो भी है, लेकिन हम क्या किए कि मजबूरी में हम उस अपराध को स्वीकार कर लेते। जैसे हम लोग स्वीकारेंगे तो हम, मेरे पास तो लिखित है, मौखिक पे साइन किया हुआ है, तो अदालत उसको सबूत मान लेंगे। तो पुलिस या फिर कोई भी न्यायालय हमको बाध्य नहीं कर सकता है कि जो हम अपराध करवे नहीं किए हैं उस अपराध को क्या करे, वो जबरदस्ती। तो कोर्ट कहता है, संविधान कहता है कि अगर कोई व्यक्ति मान को चलो अपराध किया भी है, तो यह कानून का काम है, पुलिस का काम है कि उस पूरे के पूरे अपराध की जांच पड़ताल करे। यदि वह व्यक्ति सही में दोषी पाया जाता है तब अदालत उसको सजा सुनाएगी। इसलिए देखती हो ना कि कोर्ट में ट्रायल बहुत चलता है। ट्रायल है ना, ट्रायल का मतलब होता है कि तारीख पर तारीख, सही जगह का डायलॉग मिलता है, तारीख पर तारीख मिलता रहता है। तो इतना लंबा केसे चलता है, इतना लंबा इन्वेस्टमेंटे चलता है, कि इन्वेस्टिगेशन चलता है, कि जल्दी से मिल ही नहीं पाता उन लोगों को, है ना। तो ये हमारा हुआ कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के अधिकार का कुछ चीज हो गया। बात समझ में आया? यहाँ ध्यान रखिएगा, इसके कुछ अपवाद भी हैं। जैसे मान लेते हैं आजकल के जो महानगर, जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, गोरखपुर हो गया, लखनऊ हो गया, पटना हो गया, यहाँ के लड़का और लड़कियां दोनों लिंग के जो व्यक्ति हैं, दोनों लिंग के जो प्राणी हैं, आजकल गलत काम में बहुत लिप्त होते जा रहे हैं। तो अगर पुलिस इन युवाओं को या इन व्यक्तियों को, चाहे बूढ़े हो, बच्चे हो, कोई भी हो, अगर उनके यहाँ तलाशी करता है, उनकी तलाशी ली जाती है, अगर वो किसी भी प्रकार से उनके तलाशी लेने के क्रम में कोई अप्रिय सामान प्राप्त होता है, जिससे कि भविष्य में किसी प्रकार का अपराध होने की पुष्टि होती हो या फिर कोई अपराध हो चुका हुआ हो और उसका सबूत उनके जेब में या उनके घर में मिला हो, तो वह व्यक्ति कानूनी रूप से क्या माना जाएगा? पल्लवी, अपराधी माना जाएगा। कि भाई हम आपके यहाँ तलाशी लिए, आपके यहाँ हमको ये सामान मिला है। समझ में आया? तो इसमें एक गलत चीज यह है ना, जानते हो, जैसे पुलिस को मान के चलो कि नीता से दुश्मनी होगा, तो नीता के यहाँ पुलिस गया इन्वेस्टिगेट करने के लिए, तो पुलिस के पास तो सब कुछ है, वो क्या करेगा कि अपना जेबी से कुछ गांजा के पैकेट निकाला, उसका घरे पर तो न कटिएगा, बॉर्डर इलाका पर वहाँ दुश्मनी बहुत ज्यादा होता है, तो नीता से किसी को दुश्मनी पुलिस वाला को, है ना। पुलिस वाला इसके घर में गया, अपने जेब से निकाल के इसके कहीं सूटकेस में या फिर बैग में डाल दिया, ये अफीम गांजा ताजा, बोला कि देखिए बेटा, यहाँ से तलाशी में ये निकला हुआ है, लेकिन नीता रखी नहीं है।
तो ये चीजें कुछ ऐसे लूप होल होते हैं ना जिससे अपराधी बच के निकल जाते हैं। बार बार पुलिस को थूक देता है वो, तो पुलिस वाला दुश्मनी भी निकालता है, बहुत सारे लोगों से एग्जाम्पल भी मिले हैं समाज में हमारे, है ना। खैर वो अलग की बातें हैं। तो ये हुई हमारा अपराधों के लिए दोष सिद्धि करते। इसका निचोड़ क्या हुआ बता दो कल भी, कि कोई भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दिया जा सकता है, और किसी भी व्यक्ति को तब तक दोषी नहीं करार दिया जाता है जब तक कि अदालत उसे दोषी नहीं सिद्ध कर देता है। बात समझ में आया। तीसरा क्लोज क्या कहता है कि आपको जबरन पुलिस या कानून मजबूर नहीं कर सकती है कि आप अपने द्वारा नहीं किए गए अपराधों को भी स्वीकार करें। जो हम नहीं किए उसको हम क्यों स्वीकार करेंगे। चौथा क्या कहता है कि यदि आपके यहाँ तलाशी के क्रम में किसी प्रकार का सामान की प्राप्ति होती है तो आपको क्या माना जाएगा, आपको दोषी माना जाएगा, आपको अपराधी माना जाएगा। बात समझ में आया। पुलिस का एक ही काम होता है कि जो व्यक्ति अपराध करता है या कहीं अपराध होता है तो उसका इन्वेस्टिगेट करके अदालत के पास अपना रिपोर्ट पहुंचाना है या रिपोर्ट पेश करना। दंड देने का काम कौन करता है, नेता, हमारा न्यायालय। यहाँ तक किसी को दिक्कत। ये हुआ अपराधों के लिए दोष सिद्धि का अधिकार, है ना। किताब में एकरा में लिख दिया हुआ है, बच्चा समझ यादें कर लिया, इसको नहीं समझ में नहीं करता है, नहीं नीता। चलो अनुच्छेद क्या हो गया, अनुच्छेद 20 हो गया। अब अनुच्छेद 21 देखते हैं। बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद 21 है। आजकल को जो प्रेमी युवक युवतियां हैं ना, इसी पर खाली फुरफुराती रहती है, फुरफुराता रहता है सब। सरकारों उसको बोलता है ठीक है सही बात है। देखो अनुच्छेद 21 क्या कहता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 हमारे प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। देखो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, दैहिक स्वतंत्रता का यहाँ ध्यान दीजिएगा। कल भी हमने 2 शब्द लिखा है। हमने क्या संविधान में लिखा है 2 शब्द। पहला लिखा है प्राण, है ना। प्राण का मतलब होता है लाइव्स, मतलब जीवन, है ना। दैहिक का मतलब होता है शरीर, है ना, शरीर या फिर बॉडी, बॉडी जो भी कहते हैं। देखिए तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 कहता है, ये तो पूछता है पीटी में भी कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, यानी भारत के प्रत्येक नागरिकों को जीवित रहने का क्या है, अधिकार है। यानी उसके प्राण की रक्षा करने का अधिकार किसके पास में है, सरकार के पास में। और व्यक्ति खुद, यहाँ तक कि देखो कि अगर हम आत्महत्या करते हैं तो हम खुद अपराधी होंगे, यानी हमारा प्राण भी हमारे बस में नहीं है। क्या समझ में आया। दूसरा क्या है कि दैहिक स्वतंत्रता, यानी अगर हम 18 वर्ष से अधिक आयु के हैं तो हमारे पास प्राण की भी क्या है कि स्वतंत्रता है, यानी कि हम नहीं मरेंगे। नहीं मतलब क्या कि देखते हो कि अगर हम किसी का मर्डर कर देंगे तो हम पर 302 का मुकदमा चलता है, खून का केस चलेगा। क्यों खून का केस चलता है, क्योंकि किसी की हत्या कर, भाई जिसको हम मारे हैं उसको भी तो जीने का अधिकार है कि नहीं, है ना। समझ में आया। तो हमने उसका जीवन का क्या किया, जीवन के अधिकार का हनन किया है, तो हमको सरकार दंड देगी। इसीलिए हम किसी का, अगर कोई व्यक्ति मर्डर करता है किसी को, तो इसी आर्टिकल 21 के तहत ही उसको क्या करता है, धारा तो बनबे करता है, और आगे क्या करता है, सजा का जो प्रावधान दिया जाता है, सजा जो सुनाया जाता है, वो इससे भी क्या होता है, प्रेरित होता है। बात समझ में आया। फिर देखो दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। और जैसे मेरा शरीर है, देखती हो ना कि शहर में आजकल की जो नवयुवतियां होती हैं, लड़के होते हैं कि मम्मी हम तो बड़े हो गए हैं कि मेरा शरीर है, हम जिसके साथ चाहे उसके साथ फिरे, प्रेम करें, घूमे फिरे। आप होती कौन है बोलने में, ऐसे तो बोलते हैं। शहरी परिवेश का ऐसा है। यानी भारतीय संविधान यह मान के चलता है कि आपकी आयु 18 वर्ष से अधिक है तो आपके पास आपके हित के लिए अच्छा सोचने का अधिकार, आप अच्छा सोच सकती हैं, आप जो करना चाहे वो कर सकती है। बात समझ में आया। तो ये स्वतंत्रता है, बात ठीक है। यानी हमको अच्छा मतलब जीने का अधिकार भी, और हम अपना, मेरा शरीर है, हम कुछ भी अपने शरीर के साथ में करें, ये इसका अधिकार भी हमको कौन देता है, भारत का संविधान देता है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, जो प्रोस्टिट्यूशन होता है, जो देह व्यापार का बिजनेस होता है ना, वो एक तो आर्टिकल 19 में है, ये है ना, पढ़ाए हम लोग की व्यापार करने का सबसे लास्ट आर्टिकल साथ में बताएं कि कोई भी पेशा अपनाने का अधिकार।
तो वेश्या का जो अधिकार है कि अपना शरीर बेच करके अपना जीवन यापन करती हैं, जीवन पालन करती हैं अपना या अपने परिवार वालों का, उसका भी तो वह रोजगार हुआ। लेकिन समाज में इस रोजगार को मान्यता नहीं दिया गया हुआ है, इसीलिए यह अपराध की श्रेणी में आता है। तो वही तुम फ्रांस चली जाओ, स्पेन चली जाओ, रूस चली जाओ, और भी जो भी बड़े बड़े अच्छे अच्छे देश, विकसित देश है ना, थाईलैंड चली जाओ, मलेशिया चली जाओ ना, चले जाइएगा, तो वहाँ पर जो देह व्यापार है वह लीगल है, वह कानूनी है। यानी अगर लड़का या लड़की 18 वर्ष से अधिक आयु के हो जाते हैं तो वो स्वेच्छा से अपना शरीर को बेच सकते हैं, वो उसका आर्थिक आधार बन जाता है। क्यों? क्योंकि वो सरकार को टैक्स देता है, जो देह व्यापार से इनकम होता है उन लोगों को, वो सरकार को टैक्स देता है और सरकार का रेवेन्यू जनरेट होता है इसी से। सरकार ने मान्यता दिया हुआ है, जो देह व्यापार है वो सरकार ने उसको मान्यता दे रखा हुआ है तो भाई आप कर सकते हैं। भारत में क्या, भारत का सामाजिक परंपरा ऐसा नहीं है, इसलिए भारत में यह क्या किया गया है, प्रतिबंधित किया गया हुआ है। तो अगर कोई व्यक्ति यह कहे कि हम आर्टिकल 19(7) के तहत अपना रोजगार अपना रहे हैं कि शरीर हम बेच रहे हैं, तो सरकार उसको क्या करती है, कानूनी रूप से वह क्या है, अमान्य है। इसीलिए देखिए ना कि अभी LGBT का, लेस्बियन का, गे का, बाइसेक्सुअल का बहुत सारा का इशू चल रहा है। बोल रहा है माँ भाई मेरा शरीर हम कुछ भी करें उससे भाई तुमको क्या फर्क पड़ता है, तो नहीं, वो उससे क्या होता है, वो भारतीय समाज का जो हर देश का अपना कल्चर होता है, संस्कृति होता है। तो भारत के परिवेश में जो हम शब्द यूज कर रहे हैं, वह शब्द जो होता है, जो देह व्यवहार शब्द है, वह क्या है कि समझो कि समाज के उत्थान के लिए अच्छा नहीं माना जाता है, लोग उसको खराब दृष्टि से देखते हैं, है ना। इसलिए हम आर्टिकल 97 के तहत उसको नहीं यूज कर सकते हैं। दूसरी बात क्या है, अब देखिए द्वंद्व देखिए क्या है। एक तरफ हमने कहा कि हम आर्टिकल 97 में हमको बोला क्या हुआ ना कि हम क्या करेंगे, कोई भी रोजगार अपनाएंगे, है ना। फिर आर्टिकल 21 भी कहता है कि हमारा दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, मतलब कि मेरा शरीर हम कुछ भी करें। तो भाई आपका शरीर तो जाकर के रोड पे आग लगा लीजिएगा, आपका शरीर तो जाकर के ट्रेन के नीचे कूद के मर जाइएगा, आपका शरीर तो कोई बस उधर से आ रही है, आप खड़ा होकर माइक ऑन कर लो बाबू, पूछना बाद में। आपका शरीर तो अब रोड पे खड़ा हो गया, उधर से बस आ रहा है, पूरा खचा भरा हुआ, अगर बस वाला ब्रेक मारा तो क्या होगा, आप तो बचिएगा, लेकिन कितना लोग मरेगा, कोई ठीक है। यानी अगर आपका दैहिक स्वतंत्रता, ध्यान रखिएगा, आपका दैहिक स्वतंत्रता दूसरे के अधिकार का हनन करता है, तो आपको वह क्या होगा, वह कानूनी रूप से वह क्या हो जाएगा, अपराध होगा। बात समझ में आया? इसका थोड़ा सा मजेदार बात समझ लो कि यदि किसी व्यक्ति का, छोड़ो उस बात नहीं कहेंगे, लंबा बात हो जाएगी। ये समझ में आया सारे बच्चों को? कोई दिक्कत यहाँ पर? ये समझ में ही तो पॉइंट आया, प्राण दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। विद्या कसम, अब देखो ये जो आर्टिकल 21 है ना, इस पर बीपीएससी क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, इसकी न्यायिक व्याख्या, आर्टिकल 19 की न्यायिक व्याख्या करें, है ना। तो यह जो पॉइंट है ना, यह आर्टिकल व्याख्या वाला, इस पॉइंट को हम कभी अलग से एक क्लास में बताएंगे, क्योंकि इसमें बताएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। बस आपको यह ध्यान में स्ट्राइक करवा दिए हैं कि आर्टिकल 21 काफी महत्वपूर्ण है, इसकी न्यायिक व्याख्या हम बाद में बता देंगे, है। अभी हम आर्टिकल को पहले खत्म कर लें, बहुत लंबा आर्टिकल पढ़ाना है हमको और समझाना भी है बहुत ज्यादा। अब देखिए, अब देखो कि भारतीय संविधान में आर्टिकल 21 जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया हुआ है, यानी बहुत एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट माना गया हुआ है। ये इतना महत्वपूर्ण माना गया हुआ है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने समय समय पर विभिन्न केसों में, क्या केसों में, वही मुकदमा में, विभिन्न मुकदमों में बहुत बढ़िया और अलग अलग प्रकार का क्या दिया है, डिसीजन दिया है। यहाँ तक समझ में आया? देखो अब क्या डिसीजन दिया है, देखिए, यानी आर्टिकल 91 के बाद इसी से जुड़ा हुआ विभिन्न प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। विभिन्न प्रकार के क्या है, पहले मौलिक अधिकार हैं जो भारत के प्रत्येक नागरिकों को, प्रत्येक निवासियों को प्राप्त है, ये मिला हुआ है। ठीक है, देखिए पहला हमारा अधिकार कहता है क्या कि देखो, श्रमिकों के स्वास्थ्य का अधिकार। ध्यान रखिएगा, ये संविधान में मेंशन नहीं किया गया हुआ है, ये भारत के एससी यानी सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया हुआ है कि नहीं, अभी जो हम पॉइंट लिखेंगे ना, वह सब भी मौलिक अधिकार होगा और उस मौलिक अधिकार का उतना ही रक्षा, मतलब उतना ही पावर होगा जितना कि इन मौलिक अधिकारों का है। ठीक है, देखो श्रमिकों के
स्वास्थ्य का अधिकार, यानी देखिए अगर कोई फैक्ट्री मालिक है, वहां पर श्रमिक काम कर रहा है, लेबर काम कर रहा है, बहुत बढ़िया बात है। तो यह फैक्ट्री मालिक का दायित्व बनता है कि वह अपने श्रमिकों को क्या पहुंचाए, स्वास्थ्य वातावरण क्या करवाए, उपलब्ध करवाए। बात समझ में आया? यानी जो मतलब स्वच्छ पानी उपलब्ध करवाए, उसको स्वच्छ शौचालय दे, रहने के लिए स्वच्छ जगह दे, और जहाँ उसका आवास बना हुआ है वहाँ आसपास में क्या पर्यावरण काफी शुद्ध हो। ऐसा होता है हमारे यहाँ? बताओ तो नहीं होता है भाई। इतना देखते हो कि एक घर में, जिस घर में हम लोग का समझो 10 या 12 का रूम अगर है ना, जिसमें हम लोग रहते हैं, दिल्ली जैसे शहर में छोटा ही रूम माना जाता है, उस छोटे रूम में कि समझो कि हम अकेले रहते हैं तो वो मुश्किल हो जाता है कि टेबल कहाँ लगाएं, बेंच कहाँ लगाएं, बोर्ड कहाँ लगाएं, लैपटॉप कहाँ रखें। उस छोटे रूम में ना, अगर अरब में जाओगी या फिर बम्बई में जाओगी, दिल्ली में बहुत सारे ऐसे औद्योगिक क्षेत्र वहाँ जाओगी ना, तो कम से कम 10-10, 11-11 लोग भरे रहते हैं, खचर। तो भी देखा ना, ट्रेन के जनरल डब्बा में जैसे लोग खचर बैठ के जाते हैं ना, वैसे होता है यहाँ बड़े बड़े महानगरों में। जो औद्योगिक रूप से संपन्न राज्य हैं, उस राज्य में नागरिक की स्थिति वहाँ पर बिल्कुल ऐसी हो जाती है। आई बात समझ में? तो उसी दशा को, दुर्दशा को देख करके सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि नहीं, हर व्यक्ति को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का मतलब क्या हुआ, इधर से स्वस्थ रहने का, निरोग रहने का। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि देखो, अगर श्रमिक जो है वो खराब माहौल में रहेगा तो उसके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तो जब उसी का स्वास्थ्य नहीं ठीक रहेगा तो जो व्यक्ति श्रमिक काम कर रहा है उसका परिवार कैसे रहेगा, बीवी कैसे रहेगी, बाल बच्चा कैसे रहेगा, उसके माता पिता कैसे रहेंगे। बात समझ में आया? देखिए कि नरकटियागंज में चीनी का मिल है ना, बेटियों में भी एक मिल है चीनी का मिल। तो जो चीनी का मिल था ना, जहाँ उसके आसपास में बड़ा गंध वाला बदबू आता, ऐसा बदबू कि लगता है कि नाक फाड़ के मांस निकल गया है। सब क्रांति से आते हैं कभी दिल्ली है ना, हालांकि तो एसी में कम उसका बदबू आता है, परंतु पहले स्लीपर में जाते थे, नहीं नॉलेज था तो, या कभी कभी नहीं मिलता टिकट तो स्लीपर से आना होता था पहले। तो जैसे ही क्रॉस करते थे, इतना तीक्ष्ण सुगौली बेतिया वाला इलाका था, इतना तेज महकता था गन्ना का, ये गन्ना फैक्ट्री वाला था ना, कि वहाँ रहना मतलब सोचो कि हम ट्रेन से जाते हैं तब इतना महकता था, वहाँ रहते होंगे तो कितना उसको महकता होगा। तो पटना हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, जहाँ जहाँ चीनी मिल है, चाहे सुगौली हो, मोतीपुर हो, नरकटियागंज हो, बेतिया हो, वहाँ के आसपास में कम से कम 2 किलोमीटर के एरिया में कोई भी आदमी मतलब लोग वहाँ अपना घर नहीं बनाए। उसकी बदबू इतना अधिक है। अब गन्ना पेड़ आकर के आपको क्या मिल गया, ईख मिल गया, कोई निकल गया, जो भी उसका अवसाद सब फैक्ट्री के पीछे डाल देता है, उसको ना तो खेत को वो क्या बनाएगा, बहुत बंजर बना देता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, हर श्रमिकों को अच्छे रहने का अधिकार है। सोचो कि बिहार में इतनी खराब स्थिति थी कि गन्ना के श्रमिक जो थे वो बिल्कुल वैसे बदबू वाले माहौल में रहते थे। तो अगर आप लोग सब क्रांति की यात्रा की होगी मुजफ्फरपुर की तरफ में, तो आप लोगों ने इस चीज का अनुभव किया होगा, या जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ भी इस चीज को अनुभव किया होगा। ठीक, तो ये सुप्रीम कोर्ट कहता नहीं, प्रत्येक श्रमिकों को स्वास्थ्य का अधिकार है। तो जब सर्वोच्च न्यायालय इसको मौलिक अधिकार का दर्जा दे दिया ना, तब पूरा फैक्ट्री वाला का माथा खराब हो, बोला कि नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया भाई, तो सुप्रीम कोर्ट सबका माया बाप यही है ना, जब इसने बोल दिया तब जाकर के फैक्ट्री वालों ने क्या किया, श्रमिकों के लिए क्वार्टर बनाया। देखती हो कि सरकारी अधिकारी का जो क्वार्टर होता है, जैसे कि अगर विदेश में से आप लोग होती है ना कल को, तो देखिएगा बहुत बड़ा क्वार्टर मिलेगा, वहाँ गार्डन है, रूम बड़े बड़े हैं, बाथरूम बड़े बड़े हैं, स्वच्छ पीने का पानी है ना। तो सरकार ऐसा ही इसी तरह बड़का घर नहीं बना देता है। कभी सोची हो चीजों को, आपके जहाँ आसपास में घर है वहाँ देखते हो डीएम का आवास कितना बड़ा होता है, एसपी का आवास कितना बड़ा होता है, इवन के जो कर्मचारी होते हैं सरकारी कर्मचारी, उनका आवास देखते हो कितना, मतलब 3 रूम का फ्लैट मिलता है, बढ़िया साफ सफाई रहने का, अच्छा बिल्कुल बिल्डिंग क्वार्टर बना करके देता है ना। ऐसा नहीं कि सरकार का मन है, बल्कि सरकार की मजबूरी है कि भाई श्रमिकों को, उसके श्रमिक हुए, श्रमिकों को क्या करता है, स्वास्थ्य के रहने का अधिकार, इसलिए गवर्नमेंट क्या करता है, वो सरकार या सरकार को पूर्ति करती है। तो ये हमारा कैसा अधिकार हो गया नीता, हमारा मौलिक अधिकार हो गया। ठीक, अगला है, देखिए अगला कहता है कि प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। इसका क्या मतलब है? प्रारंभिक शिक्षा का मतलब कि हमको बेसिक शिक्षा का हुआ क्या, कि जैसे क ख पढ़ते हैं ना, तो यह हमारा क्या है कि यह हमारा मूलभूत अधिकार है नहीं। ये जब ध्यान रखना, सबको पावर कौन देता है, सबको पावर आर्टिकल 21 देता है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा
कि भारत के प्रत्येक नागरिक बच्चों को, जो भी राज्य में बसने वाले बच्चे हैं, उन सबको प्रारंभिक शिक्षा का निःशुल्क अधिकार है। इसलिए देखोगे ना कि जो प्रारंभिक विद्यालय होते हैं भारत बिहार में या कहीं पर भी ना, उसमें पैसा नहीं लगता है, वहाँ पर फ्री में पढ़ाया जाता है, सरकार पढ़ाता भी, खिचड़ी भी देता है आजकल। क्योंकि देखो तुम तो शिक्षा दे दिया, अब बच्चा उसका क्या हुआ कि श्रमिक है तो आगे स्वास्थ्य का भी अधिकार आएगा, उसको तुम स्वास्थ्य देवे नहीं कर रहे हो, तो खिचड़ी का प्लान ला दिया गया। तो देखिए बोले कि इतना, जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार है, तो प्रत्येक राज्य पर यह बाध्यकारी है कि वह अपने राज्य के वासियों को प्रारंभिक शिक्षा निःशुल्क दे, फ्री में दे। तब पूरे के पूरे भारत के जितने भी राज्य थे या जितने यूटीज थे, केंद्रीय प्रदेश थे, सब लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ करके प्रचार प्रसार किया। एक गाना आया था ना, आओ आओ स्कूल चले हम, कभी बच्चे में देखते थे टीवी पर हम ये सब चीजें, आओ स्कूल चले हम, खूब अच्छा गाना बजता था, है ना। फिर देखो स्कूल के फोटो में लगा एक पेंसिल बना होता था ऐसा नोकीला टाइप का, एक छो प्यारी सी बच्ची यहाँ पर बैठी होती थी, पूरा चढ़ी होती थी, याद आ रहा है। ऐसे लग रहा है कि उड़ के जा रही है पेंसिल, गति का सूचक है कि भाई छोटी बच्ची है, उनको विज्ञान मिल रहा है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हमको अधिकार दिया गया हुआ है, तब स्वराज सरकार क्या हुआ, एक्टिव हो गया। तो ये भी क्या है, किस प्रकार का है, मौलिक अधिकार है। बात समझ में आया। तो अगर आपसे कल को पूछे कि श्रमिकों का जो रिक्शा वाला है, ठेला वाला है, उसको मतलब स्वस्थ जीवन का अधिकार है, वो कैसा अधिकार है नीता, तो मौलिक अधिकार है। आपसे कोई पूछे कि जो छोटे बच्चे हैं उसको जो बेसिक एजुकेशन देना है, प्राइमरी एजुकेशन देना है, वो कैसा अधिकार है, तो मौलिक अधिकार है। यानी मौलिक अधिकार को पूरा करने का काम कौन करता है, राज्य सरकार। आगे हम पढ़ेंगे कि राज्य सरकार अगर हमारे मौलिक अधिकार को पूरा नहीं करता है, या केंद्र सरकार हमारे मौलिक अधिकार का पूरा नहीं करता है, या हमारे मौलिक अधिकार का हनन करता है, तो हम सीधा कोर्ट में चल जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में। आगे हम बताएंगे, उसमें क्षेत्र के विषय में चर्चा भी करेंगे। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत, देखो प्राथमिक शिक्षा का अधिकार हो गया। अच्छा, तीसरा हम और आते हैं, बहुत सारे अधिकार हैं। देखो निजता का अधिकार, प्राइवेसी का अधिकार, निजता का अधिकार है ना। निजता का अधिकार का मतलब हुआ कि मतलब प्रत्येक व्यक्ति को, हर व्यक्ति को, हर नागरिक को क्या करना है, राइट, मतलब राइट टू प्राइवेसी, यानी हमारे रूम में हम कैसे रह रहे हैं यह पूछने का अधिकार किसी को नहीं है ना, बिग बॉस को छोड़ करके, है ना। तो मतलब इतना संस्कृति खराब कर दिया है बिग बॉस वाला ना, टीवी में देता है सीरियल, कौन है वो, सलमान खान का आता है बिग बॉस, फिर वो अलग चीजें हैं। तो हमको निजता का सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, देखिए एक सबसे लेटेस्ट है 2017 में क्या था, 2017 में पहले क्या था कि पहले 17 से पहले का अगर न्यूज देखिएगा ना आप, तो बहुत मीडिया कार वाले सीधे पूछते थे कि हीरोइन को माइक डालते कि बताइए कि मतलब आपने कैसे क्या किया, मतलब प्राइवेसी से जुड़ा हुआ था। पहले बहुत सारे विवाद इसमें आते थे, लोग खुल के बात करते थे, है ना। और मतलब इससे बहुत जब हनन होने लगा हमारे अन्य मौलिक अधिकार को, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, प्रत्येक नागरिकों को लाइव टू प्राइवेसी यानी निजता का अधिकार, यानी वो किससे मिलता है, किससे बात करता है, किससे जुड़ता है, किसके साथ लिव इन में रहता है, इन सब पर कोई भी बात विचार विमर्श नहीं करेगा, ना तो ड्यूटी करेगा, ना तो इस पर चर्चा करेगा, वो उनकी स्वतंत्रता है। क्या समझ में आया। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा मौलिक अधिकार हो गया, यानी हमारा प्राइवेसी है, अच्छे से हमको रहने का, अपने रूम में क्या कुछ भी करें तो हम वो क्या होगा कि वो हमारा निजता का अधिकार है। देखो ये जनरली क्या था ना, ये क्यों लाया गया था कि 17 से पहले देखो कि बहुत सारे जैसे कि पति पत्नी का नया नया शादी होता था, तो वो घूमने जाते थे बाहर, विदेश में हो या दूसरे राज्य में हो या कुछ ऐसे ही, मतलब क्या हुआ, नहीं समझी हो। देखो निजता का अधिकार का मतलब हुआ कि हम निजी जीवन में क्या कर रहे हैं, मेरा निजी व्यवहार कैसा है, निजी हम कैसे रह रहे हैं, वह जानने का अधिकार किसी को नहीं है, जब तक कि हम अपनी सुरक्षा से उसको नहीं बताएं। जैसे देखिए आपका अपने आप बड़ी है, लगभग 18 साल से अधिक आयु आपका है, तो आपके लिए अलग कमरा मिला होगा, तो आप अपने कमरे में कैसे रह रही हैं, किन से आप कमरे में वार्तालाप कर रही हैं, या हम कैसे रह रहे हैं, किन से वार्तालाप कर रहे हैं, यह पूछने का अधिकार हमारे माता पिता को भी नहीं है, क्योंकि सब व्यक्ति को अलग अलग मौलिक अधिकार दिया गया हुआ है। क्या समझ में आया।
तो जैसे कोई बच्चा लिविंग में रहता है, देखते हो कि आजकल के दिल्ली में लोग सब पढ़ने लिखने आता है और लिविंग में रहना शुरू कर देता है। पढ़ने लिखने आया, कुछ घूमना फिरना शुरू कर दिया, पढ़ाई लिखाई बाद में चला जाए, पहले घूम फिर कर लिया अपना। तो इसी सबसे क्या हुआ कि हमारा बहुत सामाजिक स्ट्रक्चर खराब होने लगा था। और यह 17 में जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, निजता का अधिकार अब हमारा मौलिक अधिकार है, तब जो लिखने वाले थे उसको और बल मिला कि नहीं, ये तो सरकार सपोर्ट करता है। लेकिन देखिए क्यों लाया गया था कि 17 से पहले ये बहुत सारे मतलब जो जिनकी शादी हुई या फिर जो होटल में घूमने जाते थे ना, देखिएगा बहुत पहले एमएमएस स्कैंडल होता था। होटल में कभी गए ना, पति पत्नी गए, कहीं बात कर रहे हैं, बैठे हैं, कुछ कर रहे हैं, उनका वो लोग होटल वाले क्लिप बना लेते थे। या हम ही कहीं घूमने गए, सिंगल है, कुछ कर रहे हैं, होटल में रह रहे हैं, तो वो लोग क्लिप बना करके सोशल मीडिया पे डाल देते थे। इससे क्या होता था कि हमारी प्राइवेसी भंग होती थी, समाज में हमारी प्रतिष्ठा धूमिल होती थी। भाई हमारा जीवन हम कुछ भी करें, उसमें वो कौन इंटरफेयर करने वाला होता है। तो सरकार ने क्या किया, इसी के लिए इसको क्या किया, प्रतिबंधित कर दिया और बोला कि नहीं, प्रत्येक व्यक्ति को प्राइवेसी का अधिकार है। भाई तुमने होटल में तुमका रेंट लिया, तुमको पैसा दे रहा है, वो कैसे रह रहा है, क्या रह रहा है, उससे तुमको क्या मतलब है ना। तो इसीलिए कल को अगर आप होटल में जाइए कभी रुकने के लिए ना, तो किसी से किसी प्रकार से ना तो पुलिस से ना तो किसी प्रकार से कोई डर है कि कोई संभावना नहीं है। दूसरी बात क्या था कि पुलिस वाले भी उसको टॉर्चर करते थे, बहुत यंग लोग जाते थे घूमने के लिए होटल में या फिर कहीं और घूमने चले जाते थे, है ना। इससे बहुत प्रोटेक्शन मिला और ये अच्छी चीजें भी हैं ना, समझ में। तो ये हमारा निजता का अधिकार है, ठीक। अब देखो, अब इसमें और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। देखिए कुछ और एग्जांपल को समझते हैं। देखो अगला एग्जांपल है कि क्रूर सजा के विरुद्ध अधिकार। विरुद्ध अधिकार मतलब क्या हुआ कि देखो कि सुप्रीम कोर्ट में ने कहा कि नहीं, ठीक है, कोई व्यक्ति अगर दोषी है तो उसको हम सजा देते हैं, तो क्रूर सजा नहीं देंगे। क्रूर सजा का मतलब हुआ क्या कि अभी देखती हो ना, जैसे कि किसी को सजा देती है अदालत, तो 5 साल 7 साल का कैद बाब हो सकता है, मतलब मेहनत के साथ आपको कैद में देता है। ये थोड़ी बोलता है कि हाँ किसी को मतलब कोई अगर दोषी सिद्ध होता है तो पुलिस को बोलता है कि डेली मतलब सुबह 4 घंटा मारो और शाम में 4 घंटा मारो, यानी क्रूर सजा नहीं देना है आपको। ठीक है, हमने अपराध किया है तो हमको क्रूर सजा नहीं देगा, जो बिल्कुल नॉर्मल सजा हमको देगा। हमको काल कुर्सी में रखे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ना हमको मारेगा ना प्रताड़ित करेगा। तो ये क्या, ये जनरली क्या होता जानती थी, जो अपराधी होते थे ना, अगर वो जेल में जाते थे तो उसको बहुत लोग टॉर्चर करता था। पुलिस वाला कुछ मतलब कुछ हुआ तो एक जूता मार लिया, लाठी मार दिया, कुछ गाली दे दिया। तो सुप्रीम कोर्ट समझा कि भाई ये तो बहुत दयनीय स्थिति है लोगों का, तो उसने सीधे बोला कि नहीं, क्रूर किसी भी अपराधी को या किसी भी मतलब व्यक्ति को जो दोषी है भी, जिस पर ट्रायल चल रहा है, उस पर क्रूर सजा नहीं दिया देने के लिए। तो कोड़ा से मारना, लाठी से मारना, टॉर्चर करने से कुछ नहीं, सजा दे दिया, नॉर्मल सजा वो काट लिया, है ना। तो ये हमको क्या, ये मौलिक अधिकार हो गया, है ना। मतलब काफी भारत का संविधान काफी लिबरल होता चला जा रहा है, ठीक। अब देखो अगला हमारा है स्वच्छ वातावरण का अधिकार। स्वच्छ वातावरण का अधिकार, इसका क्या मतलब है। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत के प्रत्येक नागरिकों को क्लीन क्लाइमेट का अधिकार है, स्वच्छ वातावरण का अधिकार है। मतलब क्या हुआ कि भारत में पॉल्यूशन इतना अधिक बढ़ता चला गया कि उससे लोगों का जो हेल्थ इंडेक्स है या स्वास्थ्य काफी प्रभावित होने चला। तो उसका स्वास्थ्य गिरने लगा लोगों का ना, तो वो देखो फिर देखो कि यहाँ प्राण की स्वतंत्रता है, बता रहे लाइफ से, तो प्राण की जो स्वतंत्रता है वहां पर वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप करने लगा। एक तरफ तो संविधान क्या कहता है हमको कि प्रत्येक व्यक्ति को लाइफ की स्वतंत्रता, कि अच्छे से जीने का अधिकार है। और वो अच्छे से कब जिएगा, जब उसको हम अच्छा वातावरण देंगे तभी ना अच्छे से जिएगा जी। कि मतलब कहीं घर बना दिए हैं, उसके घरे में हम क्या करते हैं कि फैक्ट्री का धुआं का पाइप ठूस दिए हुए हैं, जो फैक्ट्री का धुआं निकलेगा वही सांस लेगा, जिएगा नहीं जिएगा। तो सरकार ने कहा कि भारत के प्रत्येक नागरिकों को स्वस्थ जीने, सरकार ने संविधान, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत के प्रत्येक नागरिकों को स्वच्छ वातावरण का अधिकार है। तो यह राज्य सरकार का दायित्व है कि वो प्रत्येक नागरिक को स्वच्छ वातावरण उपलब्ध करवाए। तो ध्यान रखिएगा, इसी स्वच्छ वातावरण के कारण ही ना, देखिएगा कि पहले दिल्ली में प्रदूषण बहुत अधिक था। इसी स्वच्छ वातावरण को उपलब्ध करवाने के लिए दिल्ली में जब शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी, बहुत अधिक मात्रा में वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाया गया। तो आज जो केजरीवाल साहब बोल रहे हैं स्वच्छ दिल्ली, ग्रीन दिल्ली ना, तो ये शीला दीक्षित कांग्रेस का सरकार, तो उनकी देन है। उन्होंने बहुत बृहत हर जगह
जहाँ वीरान पड़ा था दिल्ली, आज हर जगह पेड़ 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 लगा दिया है, शीला दीक्षित का लगाया हुआ पेड़ है। ठीक, देखिए मतलब इससे ज्यादा वृक्षारोपण हमने किया तो वहाँ का जो आसपास का क्लाइमेट को क्या किया, वो प्यूरिफाई किया, तो हमको स्वच्छ वातावरण मिला, तो हमारा लाइफ कैसा होगा, नीता बढ़ेगा। ठीक, फिर देखो फिर कैसा किया बताओ, फिर सरकार ने सीएनजी या एलएनजी गैस पर क्या निकाला, बस निकाला है, ऑटो निकाला है, ट्रक निकाला, कि दिल्ली में क्या है कि जितने भी ट्रांसपोर्टेशन है, खास करके पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, सबको क्या कर दिया है, सीएनजी पे कर दिया है। और अब इससे और आगे बढ़ते हुए सरकार ने क्या कहा किया है, सारे व्हीकल्स को इलेक्ट्रीफाई कर रही है ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल लगा दिया हुआ है। यानी देखो कि ये सब क्या करेंगे, जितनी चीजें हैं हमारे पर्यावरण में CO2 की मात्रा को बहुत नगण्य करेंगे। जब CO2 की मात्रा कम होगी तो भाई पेड़ के द्वारा जो ऑक्सीजन की मात्रा छोड़ी जाएगी तो वो क्या होगा, वो और अधिक बढ़ता चला जाएगा। तो जब O2 की मात्रा बढ़ेगी तो हमको किसी प्रकार का कंसंट्रेटर नहीं खरीदना पड़ेगा, तो भी नहीं ना कुछ सोचने की अलग बात आता था कोविड-19 के समय में। समझ में आया? अब देखो, अब स्वच्छ वातावरण का अधिकार को कैसे कोविड से जोड़ेंगे हम लोग, तो कोविड के समय लोगों को क्या हुआ कि ऑक्सीजन कम मिलने लगा। मतलब है कि हम जिस लक्ष्य के प्रति सरकार काम कर रही है, या हमारा संविधान काम कर रहा है, या सुप्रीम कोर्ट काम कर रहा है, वास्तव में हम उस लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाए हैं, है ना। अब देखिए इसका एग्जाम्पल तो हो गया कि वृक्षारोपण किया, सीएनजी किया, इलेक्ट्रीफाई किया। इसके स्वच्छ वातावरण के अधिकार के लिए बिहार सरकार क्या की है, देखिए तो बिहार सरकार ने क्या किया है, इनके जो 7 निश्चय योजना है, उस 7 निश्चय योजना के तहत देखती हो ना, हर घर जल, हर घर नल का जल, है ना, उसके बाद विद्युत का है, रोजगार का अधिकार है, वृक्षारोपण का किया गया हुआ है। तो 7 निश्चय के 2-3 ऐसे पॉइंट तो मेंशन कर सकती हो जो वास्तव में इस प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता यानी आर्टिकल 21 से प्रेरित है। उसको दिमाग दौड़ाओ और जोड़ो। बिहार सरकार ने क्या किया है, जीविका कार्यक्रम शुरू किया हुआ है। उसके बाद बहुत सारे काम, वृक्षारोपण भी खूब सारा किया गया हुआ है, जैविक खेती शुरू किया हुआ है, स्वास्थ्य मृदा कार्ड शुरू किया गया हुआ है। तो जितने भी प्रकार का योजना आप SW में पढ़ते हैं या फिर नॉर्मल योजना पढ़िएगा ना, वो सब किससे जुड़ा हुआ होगा, स्वच्छ वातावरण से जुड़ा हुआ होगा। देखिए हो ना कि आज मतलब बिहार में लगभग 1.5 महीने हो गए, पटना में इलेक्ट्रिक बस को लॉन्च कर दिया कि पटना से मुजफ्फरपुर इलेक्ट्रिक बस में आई, आवाज़ों नहीं करता, बड़ा मजा आता है चलने में, खूब देसी भी लगता है। यानी पटना से हमको मुजफ्फरपुर आने के लिए अब क्या होगा कि किसी जो बस आएगी वो इलेक्ट्रिक से चार्ज होगा और किसी प्रकार का कोई मतलब धुआं नहीं निकलेगा। तो हमको जब स्वच्छ वातावरण मिलेगा तो बताओ तो कल भी हमारा क्या होगा, हमारा हेल्थ भी ठीक होगा और हमारा शरीर भी ठीक होगा, है ना। सारे क्लॉजेज एक दूसरे से क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं। फिर देखो अगला मौलिक अधिकार क्या है, अगला मौलिक अधिकार है वेतन रोकने तथा जबरन काम कराने के विरुद्ध अधिकार, काम कराने के विरुद्ध अधिकार। अब देखिए ये कितना अच्छा क्लॉज सुप्रीम कोर्ट ने जोड़ दिया है। अच्छा नहीं दिखा, अच्छा मैं बोल देता हूँ, लिख लेना कि वेतन रोकने तथा जबरन काम कराने के विरुद्ध अधिकार। देखो कितना अच्छा मतलब क्लॉज जो है सुप्रीम कोर्ट में। होता क्या था कि बिहार से, उड़ीसा से, झारखंड से, यानी जो भी पिछड़े राज्य हैं वहाँ के बहुत सारे श्रमिक लेबर क्लास के लोग दिल्ली, बम्बई, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, आंध्रा जैसे जो विकसित राज्य है वहाँ काम करने आते थे। तो भाई अनपढ़ श्रमिक लोग थे, तो उन लोग वहाँ क्या किया, श्रमिक लोग इन राज्यों में उद्योगों में या किसी सेठ के यहाँ काम किया, उनका क्या किया, वेतन रोक दिया, धके ठोसियों को क्या जबरदस्ती काम करवाया। उसमें काम करोगे तो तुमको हम मतलब कुछ कर जान ही नहीं देंगे बाहर में। सोचो कि कितनी दयनीय स्थिति उनकी हो गई होगी श्रमिकों की, लेबरों की, कि एक तो हमको वेतन नहीं दे रहा, दूसरा हमसे जबरन काम करवाता है। तो जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने इसका अध्ययन किया। सुप्रीम कोर्ट ने एक समिति का गठन किया और उन समितियों को उन्होंने क्या किया, जो भी जैसे दिल्ली है, मुंबई है, जो सूरत है, गुजरात का अहमदाबाद है, हरियाणा है, पंजाब है, तो इन सब राज्यों में उस समिति को भेजा और उसने रिपोर्ट जब पेश किया तो उसने बोला कि सही में जो श्रमिक लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं ना, उनकी स्थिति तो समझो कि बहुत जानवरों से भी बदतर है, क्योंकि सेठ लोग काम करवाते थे उद्योगों में और उसको समय पर पैसा नहीं देते थे। जरा सोचो कि अगर समय पर उस श्रमिक को पैसा नहीं मिलेगा
तो वो अपने परिवार तो उसका बिहार में रह रहा है, बच्चे बिहार यूपी में है, उड़ीसा में है, झारखंड में है, उनका लालन पालन कैसे होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब यह वेतन, अगर किसी का वेतन नहीं रोक सकते, नहीं वेतन पाने का अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार है। यानी अगर किसी से तुम काम करवाओ तो उसका वेतन तुमको रोकने का अधिकार नहीं। बिल्कुल 1 महीना का तुम क्या दो, 1 महीने काम करवा के बिल्कुल महीना लगता है तो तुम उसको वेतन दो। तुमको पैसे को दिक्कत है तो 15 दिन का तुमको एक्सटेंशन देता है, 45 डेज में आपको पैसा बिल्कुल देना ही देना है हालत में। अगर नहीं देते हैं पैसा तो आप दोनों नेगोशिएट कीजिए, आप मतलब बातचीत करके उस मामला को सलटाइए। फिर देखिए, फिर जबरन काम करवाने का पहले क्या होता था, पहले था ना कि जैसे कि हम दबंग आदमी हैं तो हमारे गांव का कोई मतलब बुर्बक आदमी मिल गया, चाहे कोई कम दाम का मिल गया, तो दोस्ती बोलते थे तुम काम करो, ना दोस्ती काम करवाते तुम लोग से। जो काम उसको करने का मन नहीं है उसको हम बोलते तुम यह काम करवे करो। तो यह भी अब क्या बोला कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, यह तुम किसी भी व्यक्ति से जबरन काम नहीं करवा सकते हो, क्योंकि यह हमारा फिर मौलिक अधिकार के विरुद्ध हो जाएगा, मौलिक अधिकार के खिलाफ हो जाएगा। बात समझ में आया। तो ये कुछ ऐसे केसेस है ना कि समय समय पर क्या होता था कि सरकार सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सरकार के कानूनों, संविधान के उपबंधों, आदर्शों को क्या किया, अध्ययन किया, समझा, जांचा, परखा, और जो उनको वर्तमान परिवेश में उचित माहौल लगा उसका उन्होंने क्या किया, ध्यान दिया है। अब देखो, हमारे यहाँ जो टाइपिस्ट आता है मनोज कुमार, वो हमारे जो ये वाली किताब वो टाइपिंग कर रहा था, तो सब वही किताब से वही लड़का टाइप किया हुआ था, हम उसको लिख के देते तो वो टाइप करता था। तो उसको क्या था कि ये जो शब्द है वो लिखा हुआ था हमारी किताब में, ठीक। अब क्या हुआ, उस लड़के की सैलरी हमको देने में लगभग 2 दिन की देरी हो गई। उसने कहा सर कि हम आप पर केस कर देंगे। हम कह रहे काहे ना केस करोगे, बोला सर हम आपके यहाँ काम कर रहे हैं, आप टाइम पे सैलरी हमको नहीं दिए, हमको मतलब 2 दिन एक्स्ट्रा होता है, भाई रुक जा, तुमको 2-4 दिन हम दे देते हैं। पैसा रुक गया। फिर मतलब 4-5 दिन के बाद टोका कि सर हमको पैसा दिए, हम क्या मतलब तो आप पैसों की दिक्कत है कुछ है। बोला कि ना हम मतलब आप पर केस करेंगे। हम पे तुम कौन आधार पर केस करेगा जी, तो कहा कि देखिए सर हम वही आर्टिकल 21 के आधार पर आप पर केस कर देंगे कि हम सर काम करवा लिए, मेरा वेतन आप रोक दिए होंगे, है ना। तो सोचो कि एक साधारण सा टाइपिस्ट है, उसको पता है किताब टाइप करते करते कि मेरा क्या अधिकार। तो हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं ना, तो हम अपने अधिकारों को और बेहतर तरीके से जाने, उसको क्या करें, इम्प्लीमेंट करें। जो लोग नहीं जानते उनको भी बताने का हम प्रयास करें। जैसे आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं तो आपका यह दायित्व बनता है कि आपसे जो भी व्यक्ति हैं उनको यह मौलिक अधिकार बताओ। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत समझ में आया सारे बच्चों को? है ना। तो अपने यहाँ जब कोई मजदूर काम करने आए ना तो क्या करना है, उसको टाइम पर वेतन देना है ना, उसको अच्छा माहौल देना है, ठीक। यह मतलब होता है कि आपके पुस्तक में जो लिखा गया हुआ है और आप इन सब चीजों को जब जाने हैं ना, देखिएगा, ध्यान रखिएगा, जितना चीजों को आप जाने हैं, समझे हैं, जब आप अधिकारी बनिएगा तो इन अधिकार, जब एक आप अच्छे अधिकारी बन पाइए। क्यों अच्छे अधिकारी बन पाइए? क्योंकि आपको पता है, जैसे कल को आप कोई एसडीएम बनती हैं, डीएसपी बनते हैं या फिर वीडियो बन गए तो आपको गांव में विजिट करना जाना होगा। हो सकता है कि आपको कुम्हार का घर जाना पड़े, गोरी के घर जाना पड़े, या किसी मल्लाह के घर जाना पड़े, या किसी मतलब दलितों के घर जाना पड़े, किसी अगरी जाति के घर के आसपास में जाना पड़े। तो आप वहाँ के आसपास के माहौल को ऑब्जर्व कीजिए। बच्चों की जो कपड़ा पहने हैं स्कूल, उसको ऑब्जर्व कीजिए कि क्या संविधान में जो हमारे मौलिक अधिकार लिखे गए हुए हैं इन्हें बच्चों तक मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है। नहीं मिल पा रहा है तो आपके अधिकार क्षेत्र में जितना काम है सब उनको क्या अधिकार को तो क्या बोल रहे थे? मौलिक अधिकार। अरे वो नहीं, बीच में लिंक टूट गया महाराज, सॉरी। चलो अब आर्टिकल 21 हो गया, आर्टिकल 22 देखो। आर्टिकल 22 जो है यह हमारा संविधान में दिए गए स्वतंत्रता के जो अधिकार हैं वो स्वतंत्रता के अधिकार का अंतिम अधिकार है ना। स्वतंत्रता के अधिकार का क्या है? अंतिम अधिकार है ना। 19 से 22 हमने पढ़ा है। देखिए तो अनुच्छेद 22 हमारा क्या कहता है? अनुच्छेद 22 कहता है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से अधिकार। देखो कुछ
दशाओं। यहाँ दशाओं का मतलब होता है स्थिति, स्थिति या परिस्थिति, है ना, स्थिति या परिस्थिति या अवस्था, है ना। देखिए हमने कहा कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध का अधिकार, और निरोध का अधिकार, इसका क्या मतलब हुआ समझिए। देखिए भारत का संविधान हमको कहता है कुछ ऐसी स्थिति जिसे मान चलो क्या है कि हमको कोई पुलिस गिरफ्तार करने आया है, हमको क्या पुलिस गिरफ्तार करने आया है, और निरोध। लेकिन निरोध का क्या मतलब होता है, एक हुआ हमने निरोध लिखा, एक यहाँ पर लिखा हुआ है गिरफ्तारी। देखिए दोनों दो शब्द हैं, क्या हमने लिखा निरोध और यहाँ पर लिखा हमने गिरफ्तारी। देखिए दोनों में क्या अंतर है, सूक्ष्म अंतर समझ लीजिए। गिरफ्तारी का मतलब होता है कि जब आपने कोई अपराध किया हो तो पुलिस आपको उस अपराध के करने के जुर्म में क्या करती है, पकड़ती है, गिरफ्तार करती है। मतलब क्या हुआ पहले भी कि अपराध करने के बाद, अपराध करने के बाद पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही। समझ में आया? फिर से समझो, हमारी गिरफ्तारी कब होती है कि जब हम कोई अपराध करते हैं तो अपराध करने के बाद में पुलिस हमको पकड़ती है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, गिरफ्तारी बोलते हैं। और निरोध का मतलब होता है अपराध करने से पूर्व, अपराध करने से पूर्व पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई, पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही। अब देखो इसको समझो, बहुत बारीक चीज है लेकिन बहुत लोगों को नहीं पता है कि निरोध क्या होता है, गिरफ्तारी क्या होता है। देखो जैसे हमने अब समाज में अपराध भी तो कर बहुत आसान है कि भाई किसी को फटे फटे मार दिया, किसी को चाकू मार दिया, हमने अपराध किया, पुलिस को गिरफ्तार करके ले गया, ठीक है, अपना मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश किया। लेकिन अगर कानून को यह लग जाए, कानून को यह लग जाए कि हम अपराध करने वाले हैं, अगर कानून को या पुलिस को लग जाए कि हम भविष्य में अपराध करेंगे, 2-3 दिनों में अपराध करेंगे, तो पुलिस हमको अपराध करने से पहले ही जब पकड़ लेती है, गिरफ्तार कर लेती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, निरोध बोलते हैं। बात यही इसका सूक्ष्म अंतर होता है। बात समझ में आया? तो जनरली ये जो निरोध होता है, यह निरोध आपको इलेक्शन के समय ज्यादा प्रभावकारी होता है, खास करके भारत जैसे लोकतांत्रिक राज्य में। देखती हो ना, इलेक्शन के समय में बहुत लोग जो खराब प्रवृत्ति का होता है, जैसे गुंडा प्रवृत्ति का हो गया या आपराधिक प्रवृत्ति का हो गया, जिसको पता है कि यह वोट को प्रभावित करेगा, तो पुलिस उसको पहले क्या करती है, नजरबंद कर देती है। फिर जैसे कोई बड़ा राजनेता है, नेता आदमी है, कोई व्यक्ति है, जिसको लगता है कि अगर वहां जाएगा तो अपराध हो जाएगा, अपराध घटित हो जाएगा, या वही यही जाके अपराध करेगा, उसको क्या करता है, घर में बंद कर, नजरबंद कर देता है। नजरबंद जो करना होता है ना, वो वास्तव में क्या होता है, निरोध का एग्जाम्पल होता है। ठीक, तो देखिए आर्टिकल 22 यही कहता है हमारा कि संविधान में कुछ ऐसी स्थिति की चर्चा की गई हुई है जिसमें क्या होता है कि गिरफ्तारी और निरोध का अधिकार दिया गया हुआ है। बात समझ में आया? तो इसको समझो आगे क्या है। जैसे गिरफ्तार कर लिया, तो गिरफ्तार कर लिया तो गिरफ्तार का पुलिस का काम क्या है बाबू, कि खाली गिरफ्तार करना है। लेकिन पुलिस का काम गिरफ्तार करना है और निरोध में रखने का भी काम किसका है, पुलिस का है। लेकिन इस दोनों में क्या है कि हमको अधिकार दिया गया है। इस दोनों स्थिति में क्या है, निरोध में और गिरफ्तारी में भारतीय संविधान ने हमको क्या दिया है, अधिकार दिया है। इसका क्या तात्पर्य हुआ? इसका तात्पर्य यह हुआ कि ठीक है आप हमको गिरफ्तार किए हैं, लेकिन आप हमको 24 घंटा के भीतर नजदीकी मजिस्ट्रेट के पास लेकर के जाइए। पुलिस का काम होता है कि हमको जो कोई भी व्यक्ति को जब गिरफ्तार करता है या निरोध में रखता है, तो उसको 24 घंटा के भीतर में नजदीकी मजिस्ट्रेट के पास पहुंचाना या पेश करना क्या होता है, बहुत ही ज्यादा महत्व लिखा है, कानूनी रूप से बाध्यकारी है। अगर 24 घंटा से अधिक अगर हो जाता है तो हमारे मौलिक अधिकार का हनन, यानी जिसको कि पकड़ा गया हुआ पुलिस के द्वारा, उसके मौलिक अधिकार का हनन होता है, तो वो क्या करता है, पुलिस पर या न्यायालय पर सीधा केस कर सकता है ना।
यहाँ ध्यान रखिएगा, इन 24 घंटों में यात्रा और अवकाश को नहीं जोड़ा गया है। जैसे मान लीजिए कि यात्रा का जो क्या है कि कहीं हमको किसी यात्रा करने में हमको 3 दिन 4 दिन लग गया, तो उसका कोई यूज नहीं है। उनको यात्रा और अवकाश, मान चलिए कि हमने शनिवार को चोर को पकड़ा है ना, जैसे शनिवार को तो 24 घंटे उनको पेश करना है, तो और अगला दिन क्या है, देखो शनिवार नहीं शुक्रवार को हमने पकड़ा, तो 24 घंटा के मतलब शनिवार होता है, तो शनिवार तक अगर 24 घंटा नहीं पूरा होता तो संडे को छुट्टी होता है, तो फिर उसको मंडे को पेश करेगा। वही हुआ कि यात्रा में मतलब अवकाश में जो लगने वाला समय उसको छोड़ करके 24 घंटा के भीतर में उसको पेश करना है। बात समझ में? फिर देखो इसके कुछ और एग्जाम्पल समझ लो कि अगर कोई अपराध, मान चलो कि हम देखो स्थिति है, परिस्थिति है और अवस्था है। अब देखिए यहाँ पर कुछ और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। ये तो हो गया निरोध का गिरफ्तारी का। अगर कोई अपराधी गर्भवती महिला है, मान के चलो कि अगर कोई महिला है जो प्रेग्नेंट है, उसने अपराध किया है, तो उनको क्या करता है कि पुलिस पकड़ती है, परंतु काफी डॉक्टर की देखरेख में, या फिर हो सकता है कि उनको वहीं पर नजरबंद कर दिया जाए। कोई समाज में बहुत कई बात है कि न्यूज में आया कि भाई 90 वर्ष के बूढ़े ने अपनी मतलब जान पहचान के लोगों को खून कर दिया, कुछ कर दिया। तो जो भी विशेष स्थिति होती है, परिस्थिति होती है, उसके लिए क्या है, उसके लिए ये होता है कि नहीं अधिकार हमको दिया गया है, इनके लिए कुछ अपवाद स्वरूप है। जैसे कोई पागल है, पागल किसी को चाकू में मार दिया है, मर्डर कर दिया, उस पर केस नहीं होता है पागल पर, क्योंकि उसको फिर अलग हो गया। बात समझ में आया? इसके साथ वो कुछ अपवाद जुड़े हुए हैं। ठीक, तो यही हुआ हमारा अनुच्छेद 22 की कुछ दशाओं में स्थिति में निरोध और गिरफ्तारी का था। तो हमको बस यही समझना है कि निरोध और गिरफ्तारी क्या होता है। तो पुलिस हमको अपराध करने से पूर्व या अपराध करने के बाद क्या कर सकती है, गिरफ्तार कर सकती है, और गिरफ्तार करने के बाद 24 घंटा के भीतर यह बाध्यकारी है कि वो हमको नजदीकी मजिस्ट्रेट के पास में क्या करे, उपस्थित करे, पेश करे। हो सकता है कल को आप मजिस्ट्रेट बन जाए, लेकिन जज लोग होते हैं जो न्यायिक सेवा उत्तीर्ण करके जाते हैं, परंतु कई बार क्या होता है कि एसडीएम को, बीडीओ को, सीओ को, मजिस्ट्रेट को का दर्जा दे दिया जाता है जब वहाँ पर ये कि वो अधिकारी वैकेंट जाते हैं या छुट्टी में चले जाते हैं। समझ में आया? तो आपको ये सब जानकारी रखनी चाहिए। यहाँ तक समझ में आया? किसी बच्चे को कोई दिक्कत? पहले बताया था अभी आर्टिकल्स में, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 में आई 22 में सर अधिकतर 3 माह तक ही नहीं रहता क्या सर? हाँ, निरोध में 3 माह का है। आर्टिकल 21 में थोड़ा सा एक चीज और समझ लो, क्योंकि बिहार में ये मुद्दा काफी गरमाया हुआ है, इसलिए मैं आपको बताना देना चाह रहे हैं। देखिए अब मैंने कहा ना कि आर्टिकल 21 में कह रहा है कि वेतन रोकने के विरुद्ध अधिकार। बताओ तो पहले भी अनुच्छेद 22 और 23 क्या कहता है? अनुच्छेद 22 और 23 दोनों जो है ना, वह शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, बात समझ में आया? यह क्या कहता है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। यदि अनुच्छेद 22 तक हमने देखा, और अनुच्छेद 23 और 24 की चर्चा करते हैं। यह क्या करता है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करता है। तो शोषण जो होता है, यह शोषण कितने प्रकार का होता है, हमको इसमें नहीं फंसना है। मतलब मानसिक शोषण होता है, शारीरिक शोषण होता है, बात का शोषण होता है, बहुत प्रकार के शोषण, आर्थिक शोषण होता है। ठीक है, इसमें हमको नहीं फंसना है। हमको बस आगे जो संविधान के अनुच्छेद दिए गए हुए हैं, जो प्रावधान बने हुए हैं, हमको उस प्रावधान में क्या करना है, आगे बढ़ना है, समझना है। देखिए अब हम देखते हैं कि आर्टिकल 23 में क्या कहता है अलग से, मतलब दोनों किसी से जुड़ा हुआ है, दोनों जुड़ा हुआ है शोषण विरोधी अधिकार से। आर्टिकल 23 किससे जुड़ा हुआ है, तो इसका अब अलग हम लोग पढ़ते हैं। आर्टिकल 23 जो है वो मानव के, देखो वो मानव के बलात् श्रम, एक तो यहाँ पर 2 शब्द का यूज किया गया हुआ है आर्टिकल 23 में, कि एक बार तो आपको बलात् श्रम को प्रतिबंधित करता है, और दूसरी बात प्रतिबंधित करता है हमारे दुर्व्यापार को। ध्यान रखिएगा, मानव के बलात् श्रम और दुर्व्यापार पर प्रतिबंध। बहुत बढ़िया है ये, खास करके लघु जो पढ़िएगा ना आप लोग, उसमें इस सब फंडामेंटल के अनुच्छेदों को चर्चा करना है। देखिए आर्टिकल 23 क्या कहता है। आर्टिकल 23 कहता है कि भारत में
बलात् श्रम, बलात् का मतलब क्या होता है? बल पूर्वक, यानी बल से किसी भी व्यक्ति से श्रम करवाना, लेबर करवाना क्या है? उचित नहीं है। पहला क्लॉज। दूसरा क्लॉज क्या है कि किसी भी व्यक्ति का, मानव मतलब व्यक्ति हो गया, किसी भी व्यक्ति का दुर्व्यापार, व्यवहार नहीं का दुर्व्यापार पर क्या लगाया गया हुआ है? प्रतिबंध लगाया गया हुआ है। देखो यहाँ पर क्या है, मानव में कौन कौन आ जाएगा? नीता, मानव में आ जाएगा मेल आ जाता है, मानव में क्या आ जाता है? फीमेल आ जाता है, मानव में कौन सा आ जाता है? ठीक, यानी ट्रांसजेंडर आ जाते हैं। और मानव में कोई अगर और लिंग होगा, यानी हम जी मान लेते हैं जेंडर, तो जितने प्रकार के ये सब माने नाम लिखा हुआ है या कोड वर्ड लिखा हुआ है, इन सब को मानव में काउंट किया जाता है। और संविधान कहता है कि इन सभी के पर क्या है? इन सभी से आप जबरदस्ती ना तो काम करवा सकते हैं, ना तो आप इसका क्या कर सकते हैं? व्यापार कर सकते हैं। अब यहाँ ध्यान से देखो, हम जैसे कि मान लो कि हम गांव में सरपंच है या गांव के दबंग लोग हैं, तो ठीक है, दबंग हम हैं अपने घर, अपने लिए दबंग, लेकिन हमारा यह दायित्व तो नहीं है या हमारा यह अधिकार नहीं है कि हम किसी गरीब व्यक्ति को बोलने की जरूरत है, फलावा आके हमको तुम खेत को जोत दो, आके हमारा लूड़ा बहार दो, आके हमारा घर बना दो। व्यवस्थित घर बनवा दिए, उसको पैसे नहीं दिए। तो बलपूर्वक काम करवाना क्या है? वह क्या है कि वह बिल्कुल कानूनी अपराध, यानी वह शोषित व्यक्ति को, जो शोषित होगा ना, उसको मौलिक अधिकार का हनन होगा। वो सीधा हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, सीधा क्या करने के लिए? केस लड़ने के लिए कि मैं यह वहीं पर केस करेंगे आप। तो दूसरा कहता है कि क्या कि मानव का दुर्व्यवहार। देखोगे ना कि जो गरीब परिवार होते हैं, जिनके पास पैसों की कमी होती है, वो स्वेच्छा से अपने छोटे लड़कियों को, खासकर लड़कियों को, बच्चों को बेच देते हैं दूसरे के हाथ में कि कुछ हमको पैसा मिल जाए। और जब वो उनको बेच देते हैं तो जो उनके खरीदार होते हैं वो भी उसको आगे बेचते हैं। यानी समझो कि एक रैकेट चलता है, मानव के तस्करी का रैकेट। मानव के अंग निकाल लेता है, आंख निकाल लिया, या मानव उस बच्चों से देह व्यापार करवाया, बच्चों का टांग हाथ तोड़ के नाक में छुरा भूत करके, आंख में छुरा भूत करके भिखमंगा बना दिया। तो ये क्या हुआ कि ये व्यापार पर भी प्रतिबंध लगाता है। अब देखिएगा कभी टीवी पर या फिर कहीं पर समाचार में ना, इस बम्बई में, दिल्ली में देखिएगा बहुत सुंदर सुंदर बच्चा सब, बढ़िया बढ़िया बच्चा सब की लंगड़ा है, अंधरा है, हाथ टूटा हुआ है और भीख मांग रहा है। बल्कि वो ऐसा नहीं कि बचपन से लंगड़ा है, बचपन से कुछ भी लंगड़ा पैदा होता है, अंधा पैदा होता है, और 5 रुपये का तो हो गया तो हो गया। उसको जो खरीदार लोग होते हैं, फिल्म में देखना, इसे बहुत अच्छी साउथ की फिल्म जो होती है उसमें दिखाया गया हुआ है, उसका हाथ तोड़ देता है, बांध दिया, हाथ चाहे काट दिया बचपन में उसको, फिर जब बड़ा होता तो वही ये लूल्हा पैदा हुआ या लूल्हा बड़ा हुआ, वही उसको भीख मांगता है। यानी वो व्यापार पर प्रतिबंध लगाता है। अगर वह व्यक्ति चाहे, भिखमंगा व्यक्ति चाहे, तो जिसने उसका शोषण किया है, जिसने उसका क्या किया है? शोषण किया है, उसके खिलाफ वह व्यक्ति, यानी शोषित व्यक्ति कहाँ जा सकता है? पहले भी या तो हाई कोर्ट में जा सकता है या फिर सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। यहाँ ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान में केवल मौलिक अधिकार का हनन होने की स्थिति और दशा ही ऐसी है जिसके आधार पर हम सीधा सुप्रीम कोर्ट में, पटना के और राज्य के हाई कोर्ट में लड़ सकते हैं। इसके अलावा और कोई भी केस में हम सीधा वहाँ नहीं लड़ सकते। बात समझ में आया? अच्छा, ये समझ में आया कि मानव के बलाश्रम में दुर्व्यवहार पर प्रतिबंध लगना का। ठीक, अब देखिए, अब बलाश्रम का मतलब यह भी होता है कि जैसे कि कोई लेबर है ना, कोई लेबर राजमिस्त्री का काम करता है, तो उसको हम नहीं मतलब फोर्स करेंगे कि तुम हमको क्या बना, तुम खेत में काम करो। यानी किसी भी व्यक्ति से हम उसके इच्छा के विरुद्ध काम नहीं करवा सकते हैं। सोचो, ये तो लेबर के लिए ना बात कहा गया हुआ है, नहीं किसी श्रमिक के लिए बात किया गया हुआ है। और इसी प्रकार कोई से पति पत्नी है ना, तो पति मतलब पति हती नहीं कि हीरो बन गया, फिर मतलब ये हो गया, वो पत्नी को भी उसके इच्छा के खिलाफ कोई काम नहीं करने दिया मतलब कर सकता है। जैसे भी सुप्रीम कोर्ट में कुछ हुआ है ना, जैसे कि पति पत्नी है, दोनों में मतलब कोई रिलेशन बढ़िया नहीं बना हुआ है, तो पति हमेशा डिमांड करती है कि हमको रिलेशन रखना है, बनाना है। अगर पत्नी मना कर दे तो पति को मानना बाध्यकारी, पत्नी उसको जबरदस्ती नहीं कर सकता है। इसी पर देखो भी बहुत अच्छा मूवी बना हुआ था अमिताभ बच्चन का, तापसी पन्नू का, पिंक मूवी है ना। ये पिंक मतलब कहा गया हुआ है कि लड़की का अगर नो बोल दी तो लड़की का नो का मतलब नो होता है। तो यह जो नो का मतलब नो कहाँ से आया हुआ है? यह हमारा मौलिक अधिकार है, यानी हमारा शारीरिक जो अनुच्छेद 21 हम लोगों ने पढ़ा है ना, प्राणिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये लड़की का नो का मतलब हमेशा नो होता है।
यानी ये आर्टिकल 21 से शक्ति प्राप्त करता है। यानी अगर आपकी पत्नी भी है तो पत्नी को आप बाध्य नहीं कर सकते हैं। उनकी इच्छा अगर नहीं होगी तो ना तो आपका कोई काम करेगा, ना तो आपके साथ कहीं घूमने में बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते हैं। आप उस पर फोर्स नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो भी एक भारत के नागरिक है और आप भी भारत के नागरिक हैं। संविधान ने आपको जितना अधिकार दिया है महिलाओं को भी उतना ही अधिकार दिया हुआ है। बात समझ में आया है? तो कोई भी मूवी बनती है, कोई भी टॉपिक जब पढ़िए ना तो सबको फंडामेंटल राइट से जोड़िए और आंसर जब लिखिए तो सबको एग्जाम्पल के साथ खोल करके लिखिए, वो तो बम्पर नंबर देगा, है ना? समझ में आया पल्लवी, नीता? अब देखो, अब किसी कोई कंफ्यूजन नहीं ना है इसमें? चलो, ये तो हो गया अनुच्छेद 23। अब अनुच्छेद 24 देखो क्या है। ये भी बहुत बढ़िया अनुच्छेद है। कुछ फायदा लग रहा है क्लास करने से? आज का कुछ समझ में आया है? हैं? जी सर। मन मसोर के पढ़ाई कर रही हो? क्या बोले सर? मन मसोर के ना होता कि पढ़ने का मन है, जैसे बैठे हुए हैं। नहीं क्या नहीं है, कितना दिन बाद तो पढ़ रहे हैं, पूरा एक सप्ताह बाद क्या है? सांख्यिकी तो सब पढ़ाई ना किए हैं जी। अरे तो सर टाइम नहीं मिलता, बोला मम्मी का फिर ऐसे हो गया, फिर पढ़ने का मन नहीं करता था, टाइम भी नहीं मिलता था। समझ में नहीं आ रहा है जो पढ़ा रहे हैं सो? नहीं सर। अब देखिए अनुच्छेद 24 क्या कहता है। अनुच्छेद 24 कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के कोई भी बच्चा होता है उसको आप किसी भी प्रकार के फैक्ट्री में काम नहीं करवा सकते हैं। क्लियर? समझ में आया? देखो बिहार में इसको संतुलित करने के लिए एक पद है जिसको हम लोग बोलते हैं LEO, लियो। इसको बोलते हैं लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर। इन्फोर्समेंट ऑफिसर है ना। इनका क्या काम होता है? अभी बीपीएससी ने 63वीं से इसका बहाल शुरू किया हुआ है। उसके पहले का पद नहीं था, पहले एसएससी के थ्रू ये पद लिया गया था, बाद में बीपीएससी को दे दिया गया हुआ है। यानी कि अगर कोई बच्चा 14 वर्ष की आयु से कम है तो वो किसी भी प्रकार के कुटीर उद्योग हो, लघु उद्योग हो या मध्यम उद्योग हो, उन उद्योगों में वो लगा हुआ है तो वो उसके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। क्यों हो रहा है बताओ तो नीता? कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का क्या अधिकार है? कि स्वच्छ वातावरण का अधिकार है, शिक्षा पाने का अधिकार है, घूमने का अधिकार है ना, ये सब का अधिकार। तो भाई जो फैक्ट्री में काम करेगा तो शिक्षा कहाँ प्राप्त कर पाएगा वो? अपना विकास कैसे कर पाएगा? स्वच्छ वातावरण कैसे उसको मिल पाएगा? बात समझ में आया? तो ये प्रतिबंधित किया गया। इसलिए देखिएगा कि किसी भी फैक्ट्री में ना जो अच्छा कंपनी है वो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को क्या करता है? काम पर नहीं रखता, क्योंकि उस पर लीगल केस हो जाएगा। तो कहिएगा सर हम चाय पीने गए थे फलना दुकान पे तो वहाँ तो 14 वर्ष से कम के दुकान मतलब लड़का काम कर रहा था। बोली बोली कि सर हम गए थे मम्मी के लिए साड़ी खरीदने के लिए वहाँ बेतिया दुकान पे, वहाँ 14 वर्ष से कम आयु का बच्चा काम कर रहा था। तो क्या यह उस बच्चे का मौलिक अधिकार का हनन नहीं होगा? तो जवाब आएगा कि यह उस बच्चे के मौलिक अधिकार का हनन तो होगा, लेकिन यह कानूनी रूप से अपराध नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर क्या बोला गया हुआ, स्पष्ट लिखा गया हुआ है कारखाने में काम करने का अधिकार। तो चाय का दुकान कारखाना थोड़ी है, कपड़ा का दुकान कारखाना थोड़ी है, वो तो दुकान है। बात समझ में आया? इसीलिए चाय के दुकान पर जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं 14 वर्ष से कम आयु के, तो उसको पुलिस नहीं पकड़ती है क्योंकि वो कारखाना है ये नहीं। हाँ, लेकिन अगर आप ईटा चिमनी में काम करते हैं, भट्टी जो होता है काम देखे होइएगा आप लोग, ईटा का चिमनी, वहाँ काम करते हैं तो वहाँ पर आपका केस हो सकता है। बात समझ में आया? तो यही हमारा क्या कहता है, आर्टिकल 23 और 24 का मतलब समाप्त हो गया हमारा।